जो ईरानियंस थे ना, हाँ वो उनका हमने ट्रेंड देखा कि कैसे किसी पे अटैक करते हैं। जैसे मैं गाड़ियों के पास से निकलता था, गाड़ियां साथ में खड़ी होती थी, हाँ तो कोई अगर पीछे से गाड़ी की आवाज आती थी, कान हाँ। मेरे पीछे होते थे, हाँ तो मैं गाड़ियों के साइड पे हो जाता था। लेकिन इससे हिंदू जाग गया बगैर कुछ किए, और इसके बाद आप देखिए मंदिर बनने के बाद या और जोर से बहुत बड़े काम होंगे। हिंदू राष्ट्र बनने की बात भी होगी। एक इंटरव्यू दी उन्होंने कि हमने लाल बहादुर शास्त्री को एलिमिनेट कराया क्योंकि वो न्यूक्लियर होना चाहते थे, और होमी बाबा को भी। पाकिस्तान आज जो मोटरसाइकिल का टायर नहीं बना सकता, हाँ। तो आपको लगता है कि ये बना सकता है आपके न्यूक्लियर बम्स? जो सबसे बड़ी अचीवमेंट का जो क्रेडिट दूंगा वो दूंगा मिसेस इंदिरा गांधी को, सेकंड रॉकेट चीफ को। क्या राहुल गांधी को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि ये अगर आदमी इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ पे कोई गधे भी बैठे हुए हैं, राजीव गांधी जैसे, जिन्होंने LTT को खत्म कर दिया, और उसके अंदर जो सारी प्लानिंग थी वो थी रॉ की, और शायद हमने कुछ लाख रुपए खर्च किए होंगे सिक्किम को मर्ज करने के लिए, क्योंकि सिक्किम हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था। सुशांत सिंह राजपूत का ने सुसाइड नहीं किया, इसका मर्डर है। तो मार तो अनिल कपूर ही रहा। जिस डॉक्टर ने इनका पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने कहा जी मेरे पास 2 मिनिस्टर्स के यहाँ पे प्रेशर था, एक थे हेल्थ मिनिस्टर। NK Sood sir, welcome to this podcast. Welcome to Gaurav Thakur show. शुक्रिया आपका। So sir, बहुत सारे सवाल है जो आपसे पूछने हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बात करना है। So सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अभी जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है जो मुद्दा, वो है राम जन्मभूमि। ये काफ़ी टाइम से, ये आई थिंक 65-70 ईयर्स से ये बैटल चल रहा था। उसके बाद ये अचानक से अभी ही कैसे हमें विक्ट्री मिली है इतने टाइम के बाद, और इसके पीछे क्या कोई क्या कोई ग्राउंड वर्क है, और किस तरीके से उमड़ के आ रहा? अभी रिसेंटली ये भी हम देख रहे हैं कि हिंदू कल्चर बहुत चर्चित हो रहा है, और हमारे जो पुराने कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस है वो भी काफ़ी बाहर आ रहे हैं। तो आगे ये किस तरीके से चलेगा? क्या हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जा रही है? ऐसा कुछ हो सकता है? इसमें कुछ एंगल? देखिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बड़े प्लान तरीके से काम किया जा रहा है। और ये आज नहीं, ये PM मोदी या जब वो RSS में थे तो पिछले 30 साल से बीजेपी का एजेंडा था राम मंदिर बनाने का। लेकिन जो पहले गवर्नमेंट थी वो इस पे सीरियस नहीं थी, वो चाहती नहीं थी राम मंदिर बने, वहां पे मुस्लिम अपीजमेंट की बात हो रही थी। लेकिन जब PM मोदी पहले टेन्योर में आए तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत से लोगों ने कहा जी आपने तो मंदिर के ऊपर प्रॉमिस किया हुआ है, आप कुछ नहीं कर रहे। PM मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। PM मोदी की आदत भी नहीं कोई जवाब देने की। वो बाहर घूमते रहे, देश को स्ट्रांग करते रहे, देश के साथ जो मुश्किलें थी उसको डील करते रहे। और जब वो सेकंड टेन्योर में आए, 2019 में इलेक्शन जीते, तो एक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, क्योंकि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और जजेस है वो भी देखते हैं कि किस टाइप की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, और उसी एजेंडे पे वो भी काम करते हैं। अगर PM मोदी पहले टेन्योर के अंदर राम मंदिर की बात करते या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आता, तो इस केस पे मुझे नहीं लगता कोई डिसीजन हो पाता। और जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया, उसके बाद PM मोदी ने यहां मंदिर बनाने की बात की, और उनके पास RSS और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस थी, काम करने को तैयार थी, और अब मंदिर बन रहा है, बड़े जोर शोर से बन रहा है, और इसका पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा हो रही है। और ये जो मंदिर बनने का काम हुआ है, इससे इंडिया अंदर से इंटरनली स्ट्रांग हो गया, हिंदू जाग गए, और ये पहला टाइम है कि हिंदुओं को जगाया, और PM मोदी ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। आप देखिए जब प्राण प्रतिष्ठा होने की बात है तो PM मोदी इस टाइम पे साउथ में घूम रहे हैं, मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, और साउथ के अंदर भी हिंदुओं को जगाया जा रहा है। जहां पर अभी तक हिंदू सोए हुए थे, या वहां पे गवर्नमेंट है इस टाइप की है, या तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, या लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट है, या वहां पे कोई क्रिश्चियन गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है साउथ को। तो ये जो मंदिर बनाने का काम है 22 जनवरी को स्टार्ट होगा। बहुत से लोगों ने अपोज किया, लेकिन उनकी कोई वक़्त नहीं है। लेकिन इससे हिंदू जाग गया बगैर कुछ किए, और इसके बाद आप देखिए मंदिर बनने के बाद या और जोर से बहुत बड़े काम होंगे। हिंदू राष्ट्र बनने की बात भी होगी। लेकिन अब ये हिंदू राष्ट्र बनने के लिए ये तो है नहीं कि 5-7 साल में हो जाएगा, 10 साल लगे, 15 साल लगे, क्योंकि नेशन के लिए 2-4 साल कुछ नहीं होते। और ये जो मंदिर बनने का काम है, इसके बाद जब PM मोदी नेक्स्ट इलेक्शन में आएंगे, और इससे उनको सपोर्ट भी मिलेगी इलेक्शन जीतने में, तो आप देखिएगा कि हिंदुस्तान कैसे बदलता है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो आस्था है वो सामने आ गई, हिंदू जाग गए, और पूरे वर्ल्ड को समझ में आ गया कि हिंदुस्तान क्या है और हमारा सनातन धर्म क्या है। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि आप देखिएगा बहुत तेजी से काम होगा, बहुत डेवलपमेंट्स होंगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड भी अब समझ चुका है कि हिंदुस्तान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा
उसके बाद यहाँ पे बहुत सी चेंजेस होंगी। आप देखिए यहाँ पे एक बिल लेके आए पार्लियामेंट के अंदर कन्वर्शंस के ऊपर, तो नेक्स्ट टेन्योर के अंदर कन्वर्शंस को पूरा चेक किया जाएगा और हिंदुस्तान को और स्ट्रांग किया जाएगा। जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदुस्तानी हो, मुसलमान, मेरे रिलीजन की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल उनको बिल्कुल। हिंदुस्तान से प्यार हो। और ये चेंज आ रहा है। देखिए जब ये मंदिर बन रहा है तो यहाँ पे सिख भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं। राइट। और सर यहाँ पे जैसे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो राम मंदिर बन रहा है उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी जो मालदीव्स का भी मुद्दा आया था तो उसमें हमने ये चीज देखी कि लाइक आज के तारीख में जिस तरीके से इंडियंस यूनाइट हो गए हैं सारे रिलीजन के, लाइक हमने मालदीव्स को दिखा दिया, एक ही झटके में दिखा दिया कि पीएम मोदी का इंसल्ट किया, और जिस तरीके से वो लक्षद्वीप को फिर मोदी जी ने वहां पे जाके जो एक्शन लिया, वहां पे बस गए, फोटो निकाली, तो सब लोग ने जो सपोर्ट किया, इंडिया एक हो गया है। मतलब ये एक देश की एक्चुअल ताकत बताता है। मतलब अगर देश के सारे लोग एक पांव पे खड़े हो जाए कि भाई इस देश को मजा चखाएंगे क्योंकि इसने हमारे खिलाफ बोला, तो आई थिंक कोई भी देश हमसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। देखिए बहुत बार हो चुका है। अमेरिका ने हमको कोशिश की दबाने की, हम नहीं दबे। बिल्कुल। वेस्ट के और कंट्री से हमको दबाने की कोशिश की, हम नहीं दबे। अब मालदीव के ऊपर क्या है, पीएम मोदी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, बिल्कुल सिर्फ लक्षद्वीप में चले गए। एक पीएम मोदी का विजन है, उनका काम करने का तरीका है, फोटो खिंचवाई और मालदीव धराशायी हो गया। अब ये नहीं है कि सिर्फ 2 लाख इंडियंस वहां नहीं जाएंगे, वहां पे रशियन भी नहीं जाएंगे, और उसके बाद वहां पे बाकी कंट्री के लोग, यूरोपियन, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि मालदीव के अंदर जो लोग जा रहे थे वो वहां की हॉस्पिटलिटी की वजह से जा रहे थे। हॉस्पिटलिटी है नहीं वहां पे, मतलब वहां पे जो लोग हॉस्पिटलिटी की बात करते थे अब वो एंटी हिंदू बात करते हैं, हॉस्टिलिटी आ रहा है अभी वहां पे, हॉस्पिटलिटी जा रहा है, हॉस्टिलिटी आ रहा है। तो पीएम मोदी का देखिए तरीका, पीएम मोदी ने किसी को गाली नहीं दी, चाहे इंडिया के अंदर हो, किसी मुस्लिम को नहीं उन्होंने टारगेट किया, और इसीलिए उनकी एक इमेज बनती जा रही है वर्ल्ड के अंदर। राइट। और सारी कंट्री के लोग वो पीएम मोदी की प्रेस कर रहे हैं, चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे जो भी हो। राइट। वो भी पीएम मोदी को इज्जत दे रहे हैं, और पीएम मोदी के साथ इंडिया को इज्जत मिल रही है। सो सर इसके पीछे मोदी जी की क्या स्ट्रैटेजी है? मतलब जो अभी करंट गवर्नमेंट है उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि हमने पहले देखा था जब मोदी जी आए थे लाइक 2014 के बाद, तो तभी वो बहुत सारे विजिट्स कर रहे थे, मतलब 50-100 विजिट्स तो उन्होंने कर ही लिए फॉरेन कंट्रीज में। तो ऑपोजिशन काफी बार बोल रहे थे कि अरे ये तो घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो क्या उसके पीछे कुछ ग्राउंड वर्क ले किया जा रहा था? इसका आइडिया, बिकॉज यू आर इन द इंटेलिजेंस, तो आपको काफी अच्छे से रहेगा कि वो क्या स्ट्रैटेजी बुनी जा रही थी। देखिए जब पीएम मोदी आए तो पहले टेन्योर के अंदर 100 विजिट हुई उनकी। 100? किसी कंट्री में 5 बार गए, चाइना और यूएस में 5 बार गए, रशिया में 4 बार गए, और बहुत सी कंट्री में 3 बार, 2 बार, 1 बार गए। और पीएम मोदी बड़े प्लान से विजिट किए थे। जब पावर में आए तो पीएम मोदी की पहली विजिट थी भूटान की। भूटान एक छोटी सी कंट्री है लेकिन इंडिया का नेबर है। तो मैंने सोचा कि पीएम मोदी क्यों भूटान जा रहे हैं, क्या बात है, क्योंकि मैंने भूटान की सीट पे काम किया हुआ है। और देखा कि वहां पे एक चाइनीज डेलीगेशन आ रही थी, क्योंकि भूटान की हम फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल करते हैं। तो पीएम मोदी ने वहां जाकर के उनसे बात की कि आपको क्या चाहिए। कुछ मिलियन की रिक्वायरमेंट थी उनकी, उनको पूरा कर दिया ताकि चाइना वहां ना एंटर करे, क्योंकि चाइना जो एंटर करता है वो प्रॉब्लम करता है इंडिया के लिए। उसके बाद ये नेबरिंग कंट्रीज में गए, इंडिया के बैकयार्ड में गए, मालदीव में गए, मॉरिशस में गए, सेशल्स में गए, श्रीलंका के अंदर गए। और पीएम मोदी जहां भी गए, एक तो उन्होंने इंडिया की पोजीशन समझाई पूरे वर्ल्ड को, दूसरा उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, क्योंकि हमने कभी पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं किया, पाकिस्तान के टेररिज्म को एक्सपोज नहीं किया। पीएम मोदी ने उनको ये समझाया, साथ में उन्होंने चाइना की रियलिटी बताई कि चाइना क्या है, और पूरा वर्ल्ड उस टाइम पे चाइना से जूझ भी रहा था, इनके जो एक्टिविटीज है उनसे डील कर रहा था। बिल्कुल। तो पीएम मोदी जब गए तो इन्होंने एक तो इंडिया के डिफेंसेस को स्ट्रांग किया, जहां से इंडिया को रिक्वायरमेंट थी जहाज की वो ले लिए, जहां से इनको रिक्वायरमेंट थी टैंक्स की वो ले लिए, जो रशियन रिपब्लिक था वहां जाकर के इन्होंने यूरेनियम लिया। इनकी 3 बार विजिट हुई थी नेपाल के अंदर। लेकिन नेपाल में तब तक चाइनीज बहुत डीपली एंट्रेंच हो गए थे, यानी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी वहां पे। तो वो उस टाइप से सक्सेस नहीं हुए। लेकिन अभी रिसेंटली एस जयशंकर नेपाल के अंदर गए और वहां से एग्रीमेंट की। नेपाल के अंदर क्या है, एक तो टूरिज्म है, नेपाल इंडिया का नेबर भी है, हिंदू कंट्री भी है, और साथ में दूसरी बात है कि नेपाल से पानी आता है इंडिया के अंदर, और वहां पे चाइनीज डैम बनाना चाहते थे। और इन्होंने उनको कन्विंस किया कि अगर आप डैम बनाएंगे आपके पास पानी आएगा तो वहां से जो बिजली जनरेट होगी वो हम खरीदेंगे, चाइना तो खरीदेगा नहीं, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको ये बात समझ में आ गई, और वहां डैम बन रहे, इंडिया बना रहा है, और वो डैम जब वहां पे बनेंगे तो उसका एक तो उनको बिजली मिलेगी, साथ में वहां पे जो आपके फ्लड्स वो रुक जाएंगे, और दूसरी बात है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और तीसरी बात है कि इंडिया के अंदर जो पानी आता है बिहार और यूपी के अंदर वो नेपाल का पानी आता है, तो यहाँ पे भी पानी कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि फ्लड्स कम हो जाएंगे। तो पीएम मोदी बड़े विजन से काम करते हैं।
जबकि पीएम मोदी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था सेंटर का, या उनका एक्सपीरियंस नहीं था फॉरेन रिलेशंस का। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को डील किया, आज पीएम मोदी को हर एक आदमी बुलाता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे आ जाओ। पीएम मोदी रिसेंटली ईरान के अंदर गए थे, और ईरान पे गए थे यूएस के हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे ईरान के अंदर। वो जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर उनके कहने पे गए थे, और ईरान को कन्विंस कर लिया कि जो अटैक किए जा रहे हैं शिप्स के ऊपर रेड सी में, उसको बंद करा दो। तो वो उनको कन्विंस करके आ गए। और उसके बाद एंटनी ब्लिंकन ने पीएम मोदी की तारीफ की। सब लोग पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी जब यूरोप में जाते थे, जब इनकी पहले जर्मनी की जो चांसलर थी, वो पीएम मोदी कहती थी आप हमारे पास आइए, हमसे बात करिए। वो डिस्कस करते थे, क्योंकि विजनरी आदमी है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के एनएसए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इन तीनों को वर्ल्ड की कंप्लीट नॉलेज है। और दूसरी बात है, पीएम मोदी का आप देखिए कितना इनके अंदर एनर्जी है। एक G20 की समिट अटेंड करने गए थे अर्जेंटीना के अंदर, वहां पे ये 55 घंटे ठहरे, और उन 55 घंटों के अंदर इन्होंने 44 मीटिंग की डिफरेंट लीडर से, डिफरेंट लोगों से, और सबके साथ रहे। क्योंकि आप किसी लीडर से मिलते तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, बिल्कुल, उसके बारे में आप बात कर सकें, उसके साथ इश्यूज पे बात कर सकें। तो उनसे कनेक्ट कर पाने चाहिए। पीएम मोदी की जो ये उनकी क्वालिटी है, या उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी रीच है, उससे वर्ल्ड इम्प्रेस है। और पीएम मोदी ने इसी वजह से आज इंडिया को टॉप पे ले गए। मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जैसे जो बाइडन, वो कुछ इंडिया से नाराज हो गए। नाराज वो नहीं हुए, वहां पे कुछ लोग बैठे हैं यूएस के अंदर, जैसे ओबामा इस टाइम पे यूएस को वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो इस्लामिस्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने, पीएम ने उसको काउंटर कर दिया, पीएम मोदी ने, चाहे ईरान के मामले में हो चाहे किसी और मामले में। और जब उन्होंने 26 जनवरी को इंडिया के अंदर आना था जो बाइडन ने, तो उन्होंने मना कर दिया लास्ट मोमेंट पे। इंडिया के लिए बड़ी खराब पोजीशन होगी, हम किसको बुलाएं। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस थी। हमारे पास ऑप्शंस थी, इटली के प्राइम मिनिस्टर वो आने को तैयार थी। हमारे पास ऑप्शन थी यूएई के क्राउन प्रिंस, उनकी वो भी थे, बड़ी कंट्री हैं दोनों की दोनों, इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। और तीसरा था फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन। और जब मैक्रोन से बात की, पहली बात की मैक्रोन से, फ्रांस के प्रेसिडेंट, वो इमीडिएटली एग्री कर गए। क्यों एग्री कर गए? क्योंकि एक तो पीएम मोदी के वो बहुत क्लोज भी आ चुके हैं, और दूसरी बात है कि उनको अपने प्लेन बेचने, फाइटर जेट्स भेजने हैं। हमारी नेवी को 26 रफाल की जरूरत है, जो एम मॉडल है उनका, और वो डीआर इंडिया के अंदर होने वाली है। साथ में इंडिया को सबमरीन्स की जरूरत है, जो फ्रांस बनाने को तैयार है। 6 सबमरीन बनेगी अंडर प्रोजेक्ट 75 आई, और साथ में हमको बहुत सी चीजों की जरूरत है। अब देखिए, शायद 2 साल पहले की बात है, टाटा ने कहा था मैं 450 प्लेन लूंगा एयर इंडिया के लिए। तो उसमें से 250 प्लेन इंडिया यूएस से मंगा रहा है बोइंग से, और 200 ले रहा है एयरबस, आपके एयरबस फ्रांस से। और इससे दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी जनरेट हो रही है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, चाहे टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, ये देश के लिए काम कर रहे हैं। और अडानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश को आगे लाने में, टाटा का तो है ही। तो इससे क्या है कि एक तो यूएस की इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, एक फर्क पड़ रहा है फ्रांस की इकोनॉमी पे, और तीसरा यूके की, वहां पे इंजन बनते हैं। और क्या था कि जब इंदिरा गांधी अब प्राइम मिनिस्टर थी, तो एक रिक्वायरमेंट गई उनको कि फ्रांस आपको अपने रफाल मिराज जेट बेचना चाहता है, और उसका जो सारा काम दिया गया था रॉ को दिया गया था। तो हमने डील फाइनलाइज कराई। जब डील फाइनलाइज हुई तो हमने 12 प्लेन का ऑर्डर दिया, और उसके बाद फ्रांस से कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तब से फ्रांस हमको यूएन के अंदर सपोर्ट कर रहा है। और जब 1974 का ब्लास्ट किया था इंदिरा गांधी ने, तो उस टाइम पे फ्रांस ने यूएन के अंदर हमें सपोर्ट किया था, जबकि यूएस हमारे खिलाफ था, यूके हमारे खिलाफ था, और रशिया तो हमेशा हमारे साथ है। तो अब हम उनसे रिफाल जेट लिए पीएम मोदी ने, और अब हम उनसे और चीजें ले रहे हैं। तो जो वर्ल्ड की आज रिलेशनशिप है वो ट्रेड बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। जो यूरोप है वो पूरा किस पे चलता है? एक चलता है आपके डिफेंस पे, और दूसरा चलता है वहां पे टूरिज्म पे। और वहां पे डिफरेंट टाइप का टूरिज्म है। लेकिन इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप का टूरिज्म है। हमारे यहाँ टूरिज्म है रिलीजियस टूरिज्म, स्पिरिचुअल रिलीजियस। तो आज हम जो मंदिर बना रहे हैं, यहाँ पे हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि महाकाल का मंदिर बना तो वहां पे 1000 टाइम्स टूरिस्ट बढ़ गए। और जब यहाँ पे मंदिर बन रहा है आपका अयोध्या में, तो यहाँ पे ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 1500 टाइम यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा, या कम से कम 23 लाख करोड़ टूरिस्ट अयोध्या विजिट करेंगे। और जब टूरिस्ट विजिट करते हैं तो उस कंट्री या उस जगह की इकोनॉमी बढ़ती है, डेवलप होती है। सबसे बड़ा आज यूएई को देख लीजिए, लाइक यूएई टूरिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल है। दुबई, आप लंदन चले जाइए, लंदन के अंदर एक वहां पे लंदन आई लगनी थी, एक बड़ा झूला बनना था जिससे आप पूरा लंदन देख सकें। तो उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 400 मिलियन की पाउंड की।
तो लोगों ने कहा जी आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो इस पे, क्यों नहीं आप डिफरेंट चीज़ पे यूज़ करते। उन्होंने कहा भाई देखिए हम 400 मिलियन खर्च रहे हैं आप झूले के ऊपर, इससे 200 लोगों को जॉब मिलेगी और यहाँ टूरिज्म इतना बढ़ेगा, तो ये सारे पैसे हमको 5 साल में रिकवर हो जाएंगे और उसके बाद हम बाकी पैसे जो जनरेट होंगे उसको और आगे स्पेंड करेंगे। तो जो हमारे अंदर कंट्री के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा, इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। और जो मंदिर बन रहा है राम मंदिर, ऐसी चीजों से हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होती है, इकोनॉमी भी और ब्रांडिंग भी। हाँ, लाइक आज बुर्ज खलीफा की वजह से यूएई की ब्रांडिंग डेवलप हुई है। सो सर अभी लाइक इन द कमिंग फ्यूचर, लाइक अभी किस तरीके से आपको लगता है कि वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स शेप हो रहे हैं? जैसे कि हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में एक अलग डायनामिक चल रहा है, यूएस में इलेक्शंस अभी चल रहे हैं तो उसका एक अलग डायनामिक है। फिर अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, तो वहाँ पे भी एक अलग डायनामिक आ रहा है जो कि ईरान फंडिंग हो रही है, फिर वो हाउती रिबेल्स और वो सारी चीज़ें। तो इंडिया ये सब में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? और चाइना के साथ भी इंडिया के कुछ स्कर्मिशेस चालू है, तो क्या इंडिया के लिए ये जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनारियो है ये इंडिया को बेनिफिट करेगा इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, या थोड़ा कोल्ड ही रहने वाला है? आपकी इस पे क्या मेरे हिसाब से इंडिया इससे चुपचाप निकल रहा है। देखिए जब यहाँ पे रशिया इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो यूएस ने कहा हम आपको B-52 बॉम्बर्स दे रहे हैं। इंडिया ने मना कर दिया क्योंकि उनके बॉम्बर्स हमारे एरिया में रहते हैं और यूएस चाहता था इंडिया चाइना से लड़े, इंडिया ने अवॉइड कर दिया। हमने चाइना से लड़ाई नहीं की, हम चाइना से लड़ाई नहीं करना चाहते। चाइना ने कहा हमारी PLA की वॉल आप उसको तोड़ के दिखाओ। इंडिया ने कहा कि हमें कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है वॉल, तुम्हारी हिम्मत है तो आगे बढ़ जाओ। और चाइना की हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की। और जब जून 2020 के अंदर हमारे 20 सोल्जर को उन्होंने धोखे से मारा, तो हमने उनके 80 मार दिए। क्योंकि मैं रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर और रेगुलरली चाइना हमारे एरिया के अंदर लेह लद्दाख और अरुणाचल में एनक्रोच करता था, लेकिन हमारी आर्मी कुछ नहीं करती थी। तो हम बड़े परेशान होते थे हमारी आर्मी क्यों नहीं कुछ कर रही, क्योंकि आर्मी को पावर नहीं थी, उनको ऑर्डर्स नहीं थे। राइट। लेकिन आज चाइना जरूर का जवाब पत्थर से, चाइना हमको स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना करके सी में घेरने की कोशिश कर रहा था, सफोकेट कर रहा था, लेकिन हमने उसको स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से काउंटर कर दिया। हम भी लगे हुए, चाइना लगा हुआ, हम भी लगे हुए। चाइना ने हमको मालदीव से बाहर कर दिया, हम चाइना को श्रीलंका से बाहर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चाइना एक बांग्लादेश में घुस गया था, वहां से हम चाइना को निकाल रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन है वो चलती रहती है। और दूसरी बात है कि हम किसी वॉर में तो फंसे नहीं, ना रशिया को वार, नो टाइम फॉर वॉर। और देखिए इंडिया ने स्पेशली यूएस से कहा था कि आप रशिया को मत छेड़ो, लेकिन जो बाइडेन माने नहीं। उन्होंने कहा जी रशिया को छेड़ूंगा, रशिया को मैं घुटने पे ला दूंगा तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। अब वो फंस गए हैं और रशिया की इकोनॉमी नंबर 1 पे चल रही है। राइट। और इंडिया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं जब रशिया के अंदर, तो रशिया के प्रेसिडेंट भी उनसे मिले, जबकि कोई फॉरेन मिनिस्टर जाता है तो उनके प्रेसिडेंट मिलते नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो मिले इनकी इज्जत की वजह से। और जब ईरान गए जयशंकर, तो वहां के प्रेसिडेंट भी इनसे मिले। तो हमारी जो पोजीशन है पीएम मोदी की वजह से। और जब यह सारा कुछ चल रहा था तो उस टाइम पे 9 जनवरी को यूएई के क्राउन प्रिंस इंडिया विजिट किए। और इससे लगता है कि पीएम मोदी की पोजीशन क्या है और इंडिया की क्या पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक क्या था कि एक ट्रेड रूट चल रहा है, जैसे रशिया से सामान आने में 45 दिन लगते हैं। अब इंडिया ने नया रूट देखा है, बल्कि ईरान, रशिया और इंडिया ने मिलकर के एक नया रूट ढूंढा है। कैस्पियन सी से सारा सामान आएगा अर्मेनिया के अंदर, जो एक क्रिश्चियन कंट्री और रशियन रिपब्लिक है, वहां से आएगा ईरान में, और ईरान के चाबार पोर्ट से वो सामान इंडिया के अंदर पहुंचेगा। जो सामान को 45 दिन लगते थे वो 20 दिन में आ जाएगा इंडिया के अंदर। तो हमारी रशिया से ट्रेड बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। और इसी तरीके से एक नया रूट इंडिया ने बीच में निकाला है बहुत सी कंट्रीज के साथ मिलके। इंडिया से जो सामान जाएगा वो जाएगा यूएई में, यूएई के पोर्ट पे जाएगा, और यूएई के पोर्ट से जो सारा सामान है वो बाई रेल जाएगा सऊदी को क्रॉस करके आपके इजराइल में, इजराइल के हैफा पोर्ट में, और वहां से वो जाएगा ग्रीस के पोर्ट पे, और वहां जाएगा यूरोप में। तो एक ये छोटा रूट निकला है सामान भेजने का, जिससे खर्चा भी कम आएगा, टाइम भी कम लगेगा। तो इस पे भी काम किया जा रहा है, और यूएस भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। जो रूट निकला है एक तो इंडिया को सपोर्ट करेगा, यूएई को सपोर्ट करेगा, सऊदी को करेगा, इजराइल को करेगा, साथ में रशिया को थप्पड़ मारेगा, और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान तो आता ही नहीं भी पाकिस्तान का विजन नहीं है। वो बीच में कुछ ब्लॉक कर रहे थे वो हमारे वो बेसिकली को। ऐसा था कि एक्चुअली क्या था कि पाकिस्तान के अंदर जो इनका गवादर पोर्ट है उसको चाइना ने डेवलप किया। वो ट्रेड करना चाहते थे, वो तो हो नहीं पाया क्योंकि वहां पे बलूची खड़े हो गए। राइट। और दूसरी तरफ इंडिया ने ढूंढा उसका अल्टरनेटिव, चाबार पोर्ट जो ईरान का है, लेकिन वो पोर्ट तो इंडिया ने बना दिया, लेकिन सैंक्शंस की वजह से वहां पे 500 किलोमीटर की रेल लाइन बननी थी, वो बन नहीं पाई। अब जो जयशंकर गए वो इसी बात पे गए हैं कि अब रेलवे लाइन हम बनाएंगे। और साथ में हमने जो वहां पे रोड है, यानी कि जो ईरान के बॉर्डर से अफगानिस्तान के जो अंदर रोड बना हुआ है, वहां से तुर्कमेनिस्तान तक वो रोड पहले बना हुआ है, जब तालिबान से पहले की गवर्नमेंट थी। और अब
वो रोड को दोबारा जो रूट है, क्योंकि हम रशियन रिपब्लिक से बिजनेस करना चाहते हैं। उनके पास ऑयल है, उनके पास गैस है, उनके पास वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यूरेनियम भी है, और वो लैंडलॉक्ड है जिनको चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो हमने ये जो नया रूट खोला है वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए खोला है। पाकिस्तान का CPEC तो फेल हो गया, यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा। तो ये रूट जो चाइना US के सैंक्शन की वजह से बना था, ये डिसरप्टेड था। लेकिन अब तालिबान भी इंटरेस्टेड है कि नया रूट खोलने के लिए। और अगर यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान और ईरान का वार हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि इंडिया POK और गिलगित बाल्टिस्तान लेने की कंडीशन में आ जाएगा। और अगर हमारे पास POK और गिलगित बाल्टिस्तान आ जाएगा तो हमारे पास एक तो 90,000 किलोमीटर का एरिया हमारे कंट्री में आ जाएगा जो हमें बिलोंग करता है। राइट। और दूसरा क्या है कि हमारा डायरेक्ट लिंक बन जाएगा अफगानिस्तान के साथ। ओके। और उससे हम बिजनेस कर पाएंगे रशियन रिपब्लिक से, क्योंकि तालिबान से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। और उससे क्या है तो पाकिस्तान और चाइना का कनेक्शन टूट जाएगा अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान पे कंट्रोल कर लेंगे। राइट। तो हमारे एक क्या था कि तुर्कमेनिस्तान से एक गैस की पाइपलाइन आनी थी, तापी। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और पाकिस्तान उसके अंदर टांग अड़ा रहा था। तो अगर हमारे पास गिलगित बाल्टिस्तान आ जाएगा तो हम एक नई पाइपलाइन स्टार्ट कर देंगे, PAI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। तो ये विजन की बात है। राइट। और वो विजन PM मोदी के पास है। सो सर, अभी जैसे रिसेंटली अभी S जयशंकर जी गए थे ईरान, लेकिन अब वहां पे क्या बात हुई थी वो किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक दिन के बाद पाकिस्तान पे ईरान अटैक करता है और फिर उसके बाद स्कर्मिशेस चालू हो जाते हैं दो देश के बीच में, जो कि पहले ऐसा कोई गर्मा गर्मी दिख नहीं रहा था, मीडिया में नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं मीडिया में कि S जयशंकर जी वहां पे जाके कुछ तो बात किए। क्या बात किए? आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो है वहां पे एक तो उन्होंने बात की कि चाबार पोर्ट टू जो कनेक्शन आपके फायदे की बात, मतलब ईरान के फायदे की, हमारे की बात, ईरान के फायदे की बात है हमारी। फिर वहां से तेल लेना चाहते हैं रियाल रुपये के अंदर, क्योंकि उनकी रियाल की करेंसी है, उससे हम सैंक्शन से बच पाएंगे। अगर हम रशिया से ले सकते हैं तो ईरान से क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ईरान को इंडिया से, रशिया से क्या प्रॉब्लम है कि रशिया को इंडिया से चीजें इंपोर्ट कम करनी पड़ती हैं, लेकिन ईरान जितनी भी खाने पीने की चीजें वो इंडिया से लेता है। तो हमारे ऑयल के बदले में खाने पीने की चीजें चली जाएंगी वहां पे, तो उससे अच्छा रहेगा। और ईरान ने रिसेंटली इंडिया के को वीजा फ्री कर दिया है। मैं ईरान के अंदर हूँ, मैं उनकी पोजीशन समझता हूँ। वो एंटी इंडिया नहीं है, ना उनकी इन्वॉल्वमेंट है कश्मीर के अंदर। स्टेटमेंट जरूर कभी कभी आ जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। शिया सुन्नी का भी इशू है। राइट। तो एक तो ये बात हुई जो दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट है बिजनेस के साथ में, जो आप रास्ता खोलने की बात है रशिया टू इंडिया, उसकी बात हुई। फिर जो रशियन रिपब्लिक था उनसे ट्रेड की बात हुई। तो अब क्या है कि ये जो इनका चाबार पोर्ट बना था वो पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए बना था। तो एक तो ये काम शुरू हो जाएगा। और दूसरी वहां बात हुई थी कि जो हूथी रेबल्स वो इंडिया के ऊपर की जो शिप्स पे अटैक कर रहे हैं, ट्रेड शिप्स पे अटैक कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बात हुई। तो इंडिया ने उनसे बड़ा क्लियरली कह दिया, S जयशंकर ने बड़ी सीधी बात करते हैं कि हूथीज अटैक कर रहे हैं शिप्स पे, आपका ना इसमें फायदा ना हमारा फायदा, और हमारे शिप्स पे अटैक होगा तो हमारे पास बहुत बड़ी नेवी पड़ी है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो आप उनको कंट्रोल करिए, आपकी ड्यूटी बनती है। और अगर आप बात करते हैं कि हमास और इजराइल के वार की, हम हमास को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इजराइल के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया उसको हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। तो ये बात होगी। तीसरी जब बात हुई आपस में सिक्योरिटी इश्यूज की और टेररिज्म की, तो उन्होंने पूछा कि आपके पास भी टेररिज्म पाकिस्तान करता है, हमारे यहाँ भी करता है। तो इंडिया ने कहा भाई, एस जयशंकर ने कहा भाई हमारे पास अटैक किया था, हमने तो उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो आप देखिए आप कैसे इसको टैकल करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको करिए। समझदार के लिए इशारा काफी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमारा एक जाधव करके, कुलभूषण जाधव, वो पाकिस्तान की जेल में है। और कुलभूषण यादव एक नेवी का एक्स ऑफिसर है, वो गया था चाबार पोर्ट में बिजनेस के लिए, और उसको एक आदमी ने उठा लिया था, ग्रुप ने उठा लिया था वहां से। और जो ग्रुप था उसका एक लीडर था उमर अब्दुल्ला। ईरान ने कहा भाई यह तो हमारी कंट्री के अंदर मिलिटेंट अटैक करता है, आप इसको चेक करिए। और बाकी बात उसने धमकी दी पाकिस्तान को कि ये इस आदमी की ये लोकेशन है, इसको पकड़ो। तो इन्होंने उसको हैंड ओवर तो नहीं किया ईरान को, लेकिन उसको मार दिया, 2 बच्चों को मार दिया। कि अगर वो ईरान के पास जाता तो सारे भेद खोल देता। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन है वही ईरान के अंदर टेररिज्म करती है। तो ईरान ने इंडिया से इशारा मिलते ही इनके ऊपर अटैक कर दिया। और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। जो कहता है हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, कहाँ गए तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स? धरे के धरे रह गए। और आज ईरान के साथ एक तो इंडिया खड़ा है और चाइना खड़ा है, रशिया भी इनके साथ खड़ा है,
लेकिन अमेरिका जरूर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो तो करना ही था उसको, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को जो आता थप्पड़ मार के चला जाता है। हाँ, ये आज पाकिस्तान की पोजीशन हो चुकी है। हाँ, पोजीशन का तो सबसे बड़ा गेम है। और सर आई थिंक कि ये ज्यादा दिन तक टिकेगा भी नहीं, क्योंकि अभी अमेरिका में जैसी गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप भी इफेक्ट करेगा। आपको आपका इस पे देखिए क्या कहना ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि हमारे बड़े अच्छे रिलेशन थे जो बाइडेन से भी, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के अंदर हाँ, जब से जो बाइडेन और कमजोर हुए तो ओबामा ने उनको टेक ओवर कर लिया। ओके। ओबामा एक इस्लामिस्ट हो चुके हैं, जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे। क्या रीजन है इसके पीछे? जब आदमी एक टाइम पे बूढ़ा हो जाता है तो दोबारा से उसको लगता है कि मैं मुसलमान बन जाऊं, तो अब वो कंट्रोल में है और वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ अगला इलेक्शन लड़े, हाँ, इसलिए भी वो एक्टिव है। ओके। तो उन्होंने इंडिया तो को मतलब वो उन्होंने अपनी पोजीशनिंग वैसे डेवलप हाँ की। अच्छा, उन्होंने एक तो इंडिया को टारगेट करना शुरू हाँ। किया, क्योंकि इंडिया एक तो सॉफ्ट टारगेट है हम्म, कि केस पहले तो इन्होंने कनाडा को इंडिया के पीछे डाल दिया हाँ। निज्जर के चक्कर में, हाँ, उसके बाद पन्नून के चक्कर में आ गए हाँ, और इंडिया को तंग करने लग गए। लेकिन इंडिया ने इनकी परवाह नहीं की। हाँ, और अब क्या है कि यूएस के अंदर अब इनका मेन प्रॉब्लम था कि पीएम मोदी को टारगेट करें इलेक्शन तक, हाँ, उसके बाद तो कुछ कर नहीं पाएंगे। पीएम हाँ। मोदी अगर पावर में आ गए तो इनका एक पर्पस है पीएम मोदी को टारगेट करना। हाँ, लेकिन इन द मीन टाइम रशिया यूएस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, हाँ, उनकी इकोनॉमी खराब हो गई है, रशिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। और दूसरी बात है कि वहां पे ट्रंप सामने आ गए हैं और ट्रंप ने कह दिया है कि मैं अगर आऊंगा तो मैं रशिया यूक्रेन वार को खत्म कर दूंगा, हाँ, मैं पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा। हाँ, और दूसरी बात है ईरान, जो आपका कनाडा के प्रेसिडेंट है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर हाँ। ट्रूडो, हाँ, उन्होंने पहले शो कर दिया कि अगर ट्रंप आ गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। खतरनाक। तो यानी कि जब अगर ट्रंप आ गए तो सारे के सारे मुद्दे, पन्नू का ये चक्कर, जो भी गलत चीजें चल रही है सब बंद हो जाएगा, बंद हो जाएंगी। हाँ, और रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाएगा तो हाँ। आप वो चाइना की तरफ आएंगे, बिल्कुल। और चाइना की तरफ आएंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी जरूरत है सबको, हाँ, क्योंकि इंडिया की तरफ जो बाइडेन भी इसीलिए आए थे क्योंकि इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, बड़ी कंट्री है राइट, और स्ट्रांग कंट्री है। हाँ, और इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जो चाइना को चेक कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल। बाकी कोई कंट्रीज का और मुकाबला नहीं चाइना कर का ऑल्टरनेट भी बन सकती है इफेक्टिवली, सकती। देखिए बेसिकली क्या है, बिजनेस सेंस से। देखिए चाइना की जो 80% ट्रेड है वो इंडियन ओशन से पास करती है, हाँ, और इंडिया सिर्फ वही कंट्री है जो चाइना की ट्रेड को रोक सकता है। वॉर के अंदर यही होता है कि आप उसकी ट्रेड रोक दो, उसको ऑयल रोक दो, सप्लाई रोक दो। राइट, राइट। तो इसलिए चाइना को इंडिया से भी डर है, हाँ, और इंडिया के अंदर ये पोजीशन है। हाँ, मतलब चाइना जरूर इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा था। बांग्लादेश में उसने एंट्री कर दी उनके पोर्ट पे, चिटागोंग पोर्ट पे। श्रीलंका के आप हम्बनटोटा पोर्ट पे उन्होंने कर रखा है, उसको भी इंडिया काउंटर कर रहा है एक तरीके से। और तीसरी तरफ पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है वहां पे भी है, और अब मालदीव में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया ने अपना जो एक कारावार नेवल बेस है कर्नाटका में, उसको पूरे स्ट्रांगली डेवलप कर लिया। और अंडमान निकोबार आइलैंड जो माउथ पे है मलक्का स्टेट पे, वहां पे एक बड़ी बेस बना दी है। राइट। और हमारी नेवी के पास भी इस टाइम पे 170 शिप्स हैं, लेकिन हम चाइना के मुकाबले में नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है चाइना को कि उसको हमारे एरिया में आगे लड़ना पड़ेगा। हमारी ट्रेड कोई चाइना से पास नहीं होती, उनकी ट्रेड हमारे एरिया से पास होती है। तो चाइना को इसलिए इंडिया से डर है और इंडिया की इसलिए पोजीशन स्ट्रांग है। और जितनी भी कंट्री देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया के अंदर, तो पीएम मोदी उनको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे लेके दिखा दिया कि हमारे पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास। यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, हमारे पास 2 हैं। बाकी किसी कंट्री के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बिल्कुल, या तो है ही नहीं किसी के पास, या तो एक आध है, या एक आधा है। यूके के पास एक है, एक इटली के पास है, और बाकी कुछ छोटी मोटी कंट्रीज के पास, और रशिया के पास भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इंडिया की ये पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन वो ऐसी इंपॉर्टेंट है, और हम उसका मजा भी ले रहे हैं, उसको यूज भी कर रहे हैं, उससे वर्ड को चैलेंज भी कर रहे हैं। राइट, राइट। तो सर अभी कुछ टाइम पहले ना खालिस्तान का जो मुद्दा है वो काफ़ी उठ रहा था, और अभी भी डेफिनेटली चल रहा है, काफ़ी टाइम पुराना ये मुद्दा है। तो इस पे काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अभी जैसे अमेरिका में अमेरिका की पोजीशन चेंज हो गई थी, कनाडा को सपोर्ट करने लगे कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे में, और अमेरिका ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि इंडिया ने निज्जर के असैसिनेशन अटेम्प्ट को करवाया था, इंडिया के रॉ ने कराया था। तो इस पे आपका क्या टेक है? मतलब अमेरिका ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, बट क्या ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, और ये पैटर्न आप देखोगे पाकिस्तान में भी हो रहा है, तो क्या उसके पीछे, मतलब पाकिस्तान में भी एक एक करके इंडिया के दुश्मन जा रहे हैं, तो एक एक करके जो पाकिस्तान में इंडिया के दुश्मन गायब हो रहे हैं, उसके पीछे रॉ का कोई एंगल हो सकता है? और आपको तो पता है कि रॉ कैसे वर्क करता है, तो वो सारी चीजें
मतलब टेबल पे नहीं है, बट इसमें हमें अपना एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। तो आपका एनालिसिस क्या देखिए, कहता है? मेरा एनालिसिस सिर्फ ये है कि कोई तो करवा रहा है। राइट। आपने एक फिल्म देखी होगी अनिल कपूर की, मिस्टर इंडिया, इनविजिबल आदमी। तो इनविजिबल आदमी है, राइट। आप उसको चाहे रॉ का नाम दीजिए चाहे कोई और नाम दीजिए, हाँ। इनविजिबल है तो सही। हाँ। और कौन मार रहा है, कैसे मार रहा है, एक पैटर्न भी है इसके अंदर। और इंडिया के दुश्मन मारे जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान के सिचुएशन अलग है, कनाडा की अलग है। Right. पाकिस्तान के अंदर क्या है कि वहां पे बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनको पाल रहा था। अब ईरान ने भी पाकिस्तान पे इसीलिए अटैक किया। हाँ, और पाकिस्तान की बात लाइक कोई सुनने सांप अगर आप पालोगे तो आपको भी डसेंगे वो। बैकयार्ड, आपके तो बैकयार्ड पे सांप पालोगे तो होगा, वो तो हेनरी क्लिंटन ने कहा हुआ। तो देखिए क्या है कि हम जो भी करें, हाँ। हमारे को क्या है कि अपनी कंट्री की सिक्योरिटी देखनी है, हमारी कंट्री का इंटरेस्ट देखना है। हाँ। तो मार तो अनिल कपूर ही रहा, हाँ। है ना, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ। लेकिन बात क्या है कि हम आज वो नहीं है। हाँ। हम पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, ये तो हमने Right. दिखा दिया। यस। जब पुलवामा हो तो हमने बालाकोट कर दिया, हम और रिटेलिएट कर सकते हैं। रिटेलिएट करेंगे। और अभी क्या है कि हमको उस टाइम पे हमारे पास आर्म्स एमुनिशन नहीं थी। हाँ। यानी कि प्रॉपर एयरक्राफ्ट भी नहीं थे, राइट। प्रॉपर मिसाइल्स तक नहीं थी। हाँ। आज सब कुछ है हमारे पास, हाँ। हमको तो घुसने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। हम वैसे ही कर सकते हैं। और फिर हमारे पास इनविजिबल आर्मी भी है अनिल कपूर की, तो आप जो मर्जी लगा लीजिए। अब जहां तक बात करते हैं निज्जर की, हाँ। निज्जर की जब डेथ हुई तो कनाडियन पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, 3 महीने तो कुछ नहीं किया। हाँ। जब G20 में उन्होंने देखा कि इंडिया की तो इतनी अच्छी अच्छा, पोजीशन है, हाँ। इंडिया को इतनी सपोर्ट मिल रही है, इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो उनको Image मिर्ची लगी, tarnish करते उनको हैं। मिर्ची लगी। मिर्ची तो यूएस को भी लगी। हाँ। और उसके बाद निज्जर का इशू उठा दिया। हाँ। जब उनको जवाब देने लगे तो विटनेस तो कोई दे नहीं पाए, प्रूफ कोई दे नहीं Evidence दे पाए। नहीं उसके पाए। बाद उन्होंने फिर यूएस ने कहा जी हमारे पास 5 आई है। 5 आई क्या है? 5 कंट्री है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो अपनी इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। हाँ। एविडेंस कोई नहीं है। हाँ। वो कहते हैं हमने सुनी सुनाई बात है। हाँ। किसी ने फोन पे गप मार ली, किसी ने कुछ कह दिया, उसको सुन के आपने इंडिया के ऊपर चार्ज लगा दिया। हाँ। तो ऐसा चार्ज तो लगता नहीं है। हाँ। और वो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जिनका प्लेन यहाँ पे खराब हो गया, हाँ। वो प्लेन को रिपेयर नहीं कर पाए। 40 साल पुराना उनका प्लेन है। और इस टाइम पे नाइजीरिया गए थे किसी अफ्रीकन कंट्री, फिर वहां पे उनका प्लेन खराब हो गया। अरे बाबा। तो आप देखिए ये एडवांस कंट्री है। फिर हाँ। दूसरी बात है, यहाँ पे पन्नून के चक्कर में यूएस ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा दी हाँ। कि जी पन्नून को आप मरवाना चाहते हैं। और जिस आदमी से मरवाना चाहते हैं, कोई शर्मा है, वो चेक में बैठा हुआ है, चेक रिपब्लिक के अंदर। ये सब झूठी बातें हैं, कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर। आपने किसी का नाम ले दिया, किसी आदमी का नाम ले दिया, क्योंकि जो कोई एमईए तो काम कराएगी नहीं, कराएगी तो रॉ कराएगी। हाँ। लेकिन रॉ का कोई यूनिट नहीं है हाँ। चेक के अंदर, चेक रिपब्लिक के अंदर। हाँ। तो कोई इन्होंने हवा में तीर मारा है। तीर क्या मारा? इंडिया को डिस्टर्ब करना है, इंडिया को तंग करना है। लेकिन इंडिया भी उनके परवाह नहीं कर रहा। कहते आप दीजिए, आपके पास प्रूफ है, आपने दिए, ले जाओ उस आदमी को। अब कुलभूषण जाधव भी तो पाकिस्तान के कब्जे में बैठा है। हाँ। तो आप उसको उठा लो। हाँ। लेकिन वो हमारा आदमी नहीं है। हाँ। ये बात मैं आपको 110% गारंटी पे कह सकता हूँ, स्टैंप पे दे सकता हूँ। ओके। अब इनका पर्पज ये है कि इंडिया को टारगेट करना, और ये सिर्फ इलेक्शन तक चलेगा। और पीएम मोदी चले गए तो इनका पन्नून भी चला जाएगा। हाँ। और ट्रंप आ गए तो ट्रंप ने एक तो जो जॉर्ज सोरोस यूएस के अंदर बैठा है उसको टारगेट करना है, हाँ। खालिस्तानियों को टारगेट करना है, हाँ। रशिया और यूक्रेन का वार खत्म करना है, और इंडिया के साथ खड़े होना है। इसमें पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पे कमला हैरिस आएगी उनके साथ, या विवेक रामास्वामी, और वो दोनों ही प्रो इंडिया है, इंडिया के सोचते हैं। और ट्रंप भी हाँ। बहुत कुछ देख चुके हैं। और ये इनकी एक समझिए कि यूएस की शॉर्ट साइटेडनेस है, हाँ। कि इंडिया को तंग कर रहे हैं, इंडिया को परेशान कर रहे हैं। वैसे तो हमेशा इंडिया को तंग करता है यूएस, हाँ। पुरानी हिस्ट्री है। हाँ। आप 1971 का वार ले लीजिएगा, इन्होंने 7th फ्लीट भेज दी थी इंडिया के अंदर। लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होगा। और जिस तरीके से यूएस जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो हमेशा ये शॉर्ट साइटेड एजेंडाज बहुत सेट करता है, लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग नहीं रखता है। क्या ये इंडिया को लाना चाहता है उनके घुटने पे, हाँ। या उनके जो कदम पे चलाना चाहता है। हाँ। इंडिया की अपनी पावर है, हाँ। इंडिया की अपनी पोजीशन है, हाँ। इंडिया इनकी बात तो सुनता नहीं है। राइट। इंडिया जो उसके लिए बेटर है वही करता है, आज से नहीं, शुरू से। हाँ। चाहे इंदिरा गांधी का टाइम ले लीजिए, चाहे अब मोदी का टाइम ले लीजिए। इवन नेहरू जी के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ था। नेहरू की भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी। हाँ। वो टाइम निकल गए जब आप हमारे साइंटिस्ट को मार सकते थे, जब आप हमारे प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी को मार सकते थे। ये सब यूएस के काम है, उनकी सीआईए के काम है। आज वो टाइम नहीं है। आज हम बदला ले सकते हैं, और अगर यूएस ने कोई हरकत दिखाई तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा इंडिया के द्वारा। यूएस ने देख लिया, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो इंडिया एक कंट्री है जो उसके साथ खड़ी होती है। हाँ। ईरान के अंदर तो कोई सऊदी का आदमी नहीं जाएगा। हाँ। इंडिया का ही आदमी मिलना था इनको। हाँ। ना यूएस, ना यूके, ना फ्रांस, ना कोई और कंट्री, हाँ। सिर्फ इंडिया ही है।
और उसी को उन्होंने यूज किया, इंडिया ने उनकी हेल्प भी की, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हमारी मदद भी थी। हम एक एजेंडा पे चलते हैं, हम किसी के पैर नहीं पकड़ते। जैसे पीएम मोदी ने कहा था कि ना तो मैं किसी के आंख मिला के बात करूंगा सबसे, छोटा होगा तो मैं उसको आंख दिखाऊंगा नहीं, और बड़ा होगा तो वो हम मुझे आंख दिखाएगा तो मैं उसको उसी तरीके से जवाब दूंगा। तो उसी पॉलिसी पे हम चल रहे हैं, उसी प्रोग्राम पे चल रहे हैं। सो सर, आपने इसमें जैसे बात की कि हमारे जो एक्स पीएम रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इनको काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब इनका असैसिनेशन हुआ है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया या ये बीमार थे उसके वजह से चल बसे। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या कोई साजिश थी, कोई कॉन्स्पिरेसी थी, क्या था? बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थी। देखिए ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं इंदिरा गांधी ने मरवा दिया, लेकिन लेकिन देखिए ऐसा है कि उस टाइम पे ना तो रॉ था। रॉ तो 1968 में बना है, 21 सितंबर 1968, और रॉ अपने लोगों को मारता नहीं है। एक भी इंसिडेंट ऐसी नहीं हो कि रॉ ने अपने लोगों को एलिमिनेट किया हो। और दूसरी बात है, इंदिरा गांधी की कोई पोजीशन नहीं थी उस टाइम पे। इंदिरा गांधी सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी, पावर ही नहीं था, पावर नहीं थी उसके पास, ना उसके पास कोई रीच थी। और इंदिरा गांधी कब बनी, इंपॉर्टेंट बनी, जब पीएम बनी। और पीएम बाय डिफॉल्ट बनाया गया उसको, क्योंकि इनके पास कोई, शास्त्री के डेथ के पास इनके पास कामराज या बाकी लोगों के पास कोई आदमी नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। इसलिए इंदिरा गांधी को उन्होंने स्टॉप गैप अरेंजमेंट बना दिया उसको पीएम, और इंदिरा गांधी पीएम बन गई। तो इंदिरा गांधी का कोई रोल नहीं था वहां पे, ना उसकी वहां पे रीच थी, ना रशिया ना यूएस इंडिया के इंदिरा गांधी क्लोज था। तो वहां पे जो पाकिस्तानी आए, क्योंकि एक तो ताशकंद में ये मीटिंग हो रही थी, पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन हो रही थी, बातचीत हो रही थी, और उस टाइम पे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो बहुत नाराज थे। उन्होंने पीएम मोदी जो लाल बहादुर शास्त्री है उनको हाथ तक नहीं मिलाया। लेकिन जब फाइनली रात को डिनर हो रहा था, तो अयूब खान ने शास्त्री जी से बड़े मिलजुल के बात की, और जिस कंट्री के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हो वो कंट्री तो ऐसा काम करेगा नहीं, क्योंकि इससे नुकसान किसको हुआ इस एग्रीमेंट से, इससे नुकसान हुआ यूएस को। यूएस के कई रीजन थे लाल बहादुर शास्त्री को एलिमिनेट करने के। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री इंडिया को न्यूक्लियर बनाना चाहते थे, उन्होंने कह दिया था इंडिया न्यूक्लियर बनाएगा, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी की बात है। नेहरू इस बात पे मान नहीं रहे थे, एक तो वो रीजन था। और इसीलिए होमी जहांगीर भाभा जी के साथ भी ऐसे कुछ एक्सीडेंट इनके एक क्रो करके हैं या क्राउली, इनके सीआईए के नंबर 2 थे। उन्होंने एक बुक के अंदर लिखा है, एक इंटरव्यू दी उन्होंने, कि हमने लाल बहादुर शास्त्री को एलिमिनेट कराया क्योंकि वो न्यूक्लियर होना चाहते थे, और होमी बाबा को भी, क्योंकि कहते हैं हमने होमी बाबा को बहुत समझाने की कोशिश की कि आप न्यूक्लियर बम मत करो, लेकिन होमी बाबा कहते थे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर बम बहुत जरूर है। और आप देखिए कि होमी बाबा एक प्लेन में जा रहे थे, और फ्रांस के ऊपर एक जगह है, वहां पे कोई पहाड़ है, माउंट ब्लांक करके, वहां पे जो प्लेन में थे उसको उड़ा दिया प्लेन को, उसमें बम रखा हुआ था। और क्रो ने कहा एक इंटरव्यू के अंदर कि हमने इस जगह में प्लेन को उड़ाया जहां पे कोई आदमी ना हो, यानी कि एक हिल के ऊपर सिर्फ बकरियां मरे। और यूएस ने इस बात को एडमिट किया कि उन्होंने होमी बाबा का मर्डर किया। इसी तरीके से जब 1971 वार के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान इंडिया से हार गए, वार 16 दिसंबर 1971 को खत्म हो गया, तो 30 दिसंबर को हमारे दूसरे साइंटिस्ट, उनका भी मर्डर कर दिया गया, और उनको मर्डर किया गया केरला के बीच में, जबकि वो उस रात को, सुबह को, नेक्स्ट मॉर्निंग को अपनी फैमिली के साथ जाना था। उनको होटल में मार दिया, पॉइजन दे दी। तो यूएस का यही काम रहा है, कम से कम 50 इंडियन साइंटिस्ट को यूएस ने एलिमिनेट कराया, जो इंडिया के अंदर लिए काम करते थे, इंडिया को न्यूक्लियर बनाना चाहते थे। और जो लेटेस्ट केस आया, आपने देखा है कि एक नंबी नारायण का केस है, उसको भी फंसा दिया। वो बेचारे काफी साल तक झुलसते रहे इस चीज के ऊपर। तो यूएस का यही पर्पस है, यूएस की यही इंटेंशन है। सो यूएस नहीं चाहता है कहीं ना कहीं कि देश एडवांस हो, और न्यूक्लियर से तो उसे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ, मतलब न्यूक्लियर पॉलिटिक्स एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स हो जाती है। जब हमने न्यूक्लियर बम बनाया, जब इंदिरा गांधी ने यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, तो पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम किसने दिया? यूएस ने दिया। कहते हैं कम से कम 40 लंबे लंबे ट्रक ये पूरे यूरोप को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर गए। पाकिस्तान आज जो मोटरसाइकिल का टायर नहीं बना सकता, तो आपको लगता है कि ये बना सकता है आपके न्यूक्लियर बम्स? यूएस था इसके पीछे। वो इंडिया को हमेशा काउंटर करना चाहता था, इंडिया को वीक करना चाहता था, ताकि पाकिस्तान को इंडिया को यूज करता था इंडिया के खिलाफ। तो इसीलिए था। मतलब पाकिस्तान के थ्रू प्रेशर डालने के लिए
और आज उसको जब चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया की जरूरत पड़ रही है। हाँ, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स हो जाता है। देखिए ऐसा है, जहां तक हम रशिया की बात करें, रशिया ने हमको कभी चैलेंज नहीं किया। हाँ, रशिया ने हमको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। रशिया हमेशा चाहता रहा कि इंडिया स्ट्रांग रहे, इंडिया इंपॉर्टेंट रहे उसके लिए। और जब हमारा चाइना के साथ वार हुआ था, उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे यूएस के अंदर कि हमें प्लेन दे दो, तो यूएस ने हमारा मजाक उड़ा दिया कि आपके पास तो वर्ल्ड वार 2 के प्लेन्स हैं, वो तो आप समझिए कि नुमाइश में रखने के काबिल हैं। हाँ, तो उनको भगा दिया इंडिया को। तो उसके बाद 65 का वार हुआ, तो उस टाइम पे इंडिया चला गया था रशिया के पास। जब 65 का वार हुआ तो हमारे पास 2 MiG-19 थे जिनको हम यूज किया। रात को हमारे प्लेन उड़ नहीं सकते थे, लेकिन हमने तब भी वो वार जीत लिया। जबकि सारा सामान यूएस को पाकिस्तान को दिया हुआ था, यूएस ने, आपके फ्रांस ने, यूके ने और बाकी कंट्रीज ने। लेकिन वार हम जीत गए इक्विपमेंट की वजह से नहीं, अपने स्ट्रेंथ की वजह से, या हमारे विजन की वजह से, या हमारी प्लानिंग की वजह से, या स्ट्रेटेजी की वजह से। और हमने इनके पैटर्न टैग जो ये कहते थे इनविंसिबल है, उनको उड़ा दिया। 2 दिन के अंदर हमने इनके 105 पैटर्न टैग्स वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे 1960 वॉर में, और वो वार हम इसी वजह से जीत गए। ओके, सो सर, आप जैसे जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे थे, स्पेशली यूएस के पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। सो जॉर्ज सोरोस के ऊपर हमने भी वीडियो बनाया था कि किस तरीके से वो फंडिंग करते हैं देश की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, जो गवर्नमेंट उनके फेवर में नहीं है, मतलब जो करप्ट गवर्नमेंट नहीं है, तो उनको गिराने में, ताकि वहां पे इन्वेस्ट करके बाद में आरओआई खूब निकलेगा करप्ट गवर्नमेंट के साथ। तो क्या आप थोड़ा सा और शेयर कर सकते हैं कि आज के करंट इंडिया के सिचुएशन में और इंडिया के पॉलिटिक्स में आपके एनालिसिस के हिसाब से जॉर्ज सोरोस का क्या रोल रहा है विद इन इंडियन पॉलिटिक्स? देखिए, जॉर्ज सोरोस ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में, मोदी को डिस्टेबलाइज करने में। और जहाँ भी यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन होती हैं, जैसे आपके किसान के आंदोलन होते हैं, वहाँ जॉर्ज सोरोस का पैसा आता है। आज जॉर्ज सोरोस और चाइना इंडिया को डिस्टर्ब करने में लगे हैं, और साथ में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि एक तो ये क्रिश्चियन को जरूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया को अपोज करते हैं। और इंडिया के अंदर जितने भी डिस्टर्बेंसेस होती है, उसके अंदर जॉर्ज सोरोस की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे आपका मणिपुर के अंदर वायलेंस चली, मेथी कुकीज जो है वो ड्रगिस्ट हैं, या म्यांमार से आए हुए हैं, और यहाँ पे वो ड्रग्स का काम करते हैं। जब वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको रोकने की कोशिश की, तो जॉर्ज सोरोस ने इनको फंडिंग की, चाइना ने इनको एमुनेशन दिया, और वहाँ पे झगड़े करा दिए। और आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्यों राहुल गांधी ने अपनी जो यात्रा है, लेटेस्ट यात्रा, वो मणिपुर से शुरू की। ओके, कि ये जॉर्ज सोरोस के इशारे पे काम करते हैं। ऐसा लगता है कि जॉर्ज सोरोस इनकी यात्रा को फंडिंग करता है। और जो आपके राहुल गांधी हैं, ये जब मणिपुर गए तो यहाँ पे दोबारा से कुकीज ने मैथीज के ऊपर अटैक कर दिया था। और एक और बात यहाँ पे है कि चाइना को एक और क्या इंटरेस्ट है, वैसे चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस करता ही रहता है। एक और ये है कि यहाँ पे मणिपुर के अंदर ऑयल निकला है, और वहाँ पे कुकीज बैठे हैं। और इंडिया चाहता है कि जो डिस्प्यूट है एमिकेबली सेटल हो जाए, ताकि हम कुकीज को हटा करके वहाँ पे ऑयल निकालें। अगर ऑयल निकलता है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। और दूसरी तरफ जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे इंडिया ने ऑयल निकालना शुरू कर दिया। और इवन आपके जो अरब सागर है, वहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं। इवन आपके जो ऑफ आपका आंध्र प्रदेश, उसके कोस्ट के पास भी हमने ऑयल निकालना शुरू कर दिया। तो हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं इस तरीके से। और इवन आपके जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे भी हम गैस और ऑयल की सर्च कर रहे हैं, और वहाँ पे मिला हुआ है, और वो भी हम करेंगे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होने के लिए। और जॉर्ज सोरोस अमेरिका के जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो बाइडेन, उसको सपोर्ट करते हैं। ओके। और उसको फंड दे रहे हैं। और ट्रंप इनको पसंद नहीं करते। और ट्रंप ने कह दिया कि जब मैं पावर में आऊंगा तो मैं जॉर्ज सोरोस को भी देख लूंगा। और जो खालिस्तानी है, इनको भी जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं। तो ट्रंप के आने से जो इंडिया की प्रॉब्लम्स है खालिस्तान की, और यहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि ये सब जो एक्टिविटीज हो रही है, इनको फंडिंग, इनको जो पीछे जो पैसा लग रहा है, जैसे अगर मतलब कहीं पे प्रोटेस्ट कराना है, कहीं पे कुछ स्कर्मिशेस कराने हैं, कहीं पे टेररिस्ट एक्टिविटीज करानी। देखिए, एक और चीज आप याद रखिए, जब ट्रंप आए थे इंडिया के अंदर, शायद 2020 की बात होगी, तो हमारे दिल्ली के अंदर यहाँ पे दंगे करा दिए गए थे। इस दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट है केजरीवाल की है, और केजरीवाल को जो इनिशियली फंड मिला था, वो मिला था फोर्ड फाउंडेशन से। और फोर्ड फाउंडेशन सीआई के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि अडानी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। अडानी इंडिया के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। श्रीलंका के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए, नेपाल के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी,
ओके। और हाँ, ये बिजनेस कर रहे हैं, राइट राइट। बिजनेस के थ्रू इनका भी फायदा, देश का भी फायदा। देश का भी फायदा, इनका भी। हाँ। देखिए क्या है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर पोर्ट हाँ, वो अडानी रन कर रहा है, क्योंकि उनके पास मशीनरी या एक्सपर्टीज है। राइट कोई राइट। बेनिफिट नहीं कर रहे, बिल्कुल, इससे कोई बिल्कुल। किसी को बेनिफिट नहीं कर रहे, या उनको Exactly. बेनिफिट नहीं मिल रहा। दूसरी बात क्या है हम्म कि हम जैसे ट्रेड करना चाहते हैं हम्म सी से हम्म, थ्रू यूएई, हम्म। यूएई के पोर्ट से जहाँ ट्रेड होगी, वो भी जो पोर्ट है अडानी ने बनाया। हाँ और जो हैफा पोर्ट है हाँ इसराइल का, हाँ जहां पे चाइनीज का कंट्रोल था, हाँ। उसको भी अडानी ने ले लिया। हम्म और दूसरी बात है कि पीएम मोदी एक किसी विजिट से आए थे, उसके बाद वो चले गए ग्रीस के अंदर, हम्म और ग्रीस में अडानी के लोग भी पहुंच गए, और वहां पे 2 पोर्ट्स, उनका डेवलपमेंट का काम अडानी को मिल गया। हाँ, और हमारा जो रूट बन रहा है इंडिया से यूएई के पोर्ट पे, यूएई के पोर्ट से हैफा पोर्ट तक, हैफा पोर्ट से लेके ग्रीस के पोर्ट तक, तो सारे के सारे काम अडानी कर रहा है। और जो हैफा पोर्ट लिया था हाँ। अडानी ने, वो चाइनीज बिड से बहुत ज्यादा पैसे देके दिया था, और इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है आपके जॉर्ज सोरोस के द्वारा, चाइनीज के द्वारा, और राहुल गांधी के द्वारा। राइट। अब बीच में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भी आया था, वो फेक बना के तो इसीलिए- बता दिया, हाँ, ताकि इसीलिए क्रैश हो जाए कि, कंपनी। लेकिन अडानी भी रुक नहीं रहे। हाँ, फंडामेंटल स्ट्रांग थे, इसीलिए राइज हो गया वापस से। बिल्कुल, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। हाँ। राइट। सो ये काफी अच्छा पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया सर, कि किस तरीके से मतलब अडानी थ्रू हिज कमर्शियल एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं देश के जियोपॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहा है। बहुत सपोर्ट। देखिए क्या है कि हम कोई एक वो नहीं है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एग्जैक्टली। हमको पैसे खर्चने में देखना पड़ता है। हाँ, तो हम किसको यूज करते हैं? बिल्कुल हम अपने बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल। इट्स अ म्यूचुअली वैल्यूएबल डील। अच्छा, इसमें क्या है कि आप जैसे अभी श्रीलंका के अंदर, अब श्रीलंका का एक मटाला पोर्ट है, मटाला पोर्ट जो है वो है उनके हम्बनटोटा पोर्ट के पास, उससे 18 किलोमीटर दूर है। हाँ, जो आपका हम्बनटोटा पोर्ट है, हाँ, उस पर चाइना का कंट्रोल है। उन्होंने उसको 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया। हाँ। उसको पैसे दिए थे, श्रीलंका पैसे नहीं दे पाया। हाँ, तो उसके पास एक मटाला एयरपोर्ट है। हाँ, तो मटाला एयरपोर्ट पे श्रीलंका चाहता है कि इंडिया उसका कंट्रोल ले, क्योंकि वहां पे हफ्ते में सिर्फ एक फ्लाइट आती है। ओके तो रशिया ने इंडिया को ऑफर किया है कि हम मिलके मटाला पोर्ट को रन करते हैं, ओके। क्योंकि हमारे यहाँ 12 लाख टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ मटाला एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। और रशिया इसलिए इंडिया की हेल्प कर रहा है कि एक तो मालदीव के अंदर जो उनके टूरिस्ट आते हैं वो इस तरफ आ जाए, हाँ, और दूसरी बात है कि रशिया चाइना से परेशान है। हाँ। वो चाइना को पसंद नहीं करता। हाँ, तो यहाँ पे चाइना के कंट्रोल को या उनके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए मटाला एयरपोर्ट का रन करेंगे। अगर मटाला एयरपोर्ट रन किया जाएगा, जो हम्बनटोटा पोर्ट से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है, हाँ, तो जो चाइना की प्लान है हम्बनटोटा पोर्ट को एक नेवल बेस बनाने का, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जब एयर पे हमारा कंट्रोल होगा। राइट राइट। तो ये एक ज्वाइंट काम किया जा रहा है। एक दूसरी तरफ जो चाइनीज शिप्स और सबमरीन्स इंडियन ओशन में आते हैं, वहां से हम यहाँ पे वॉच रख पाएंगे। हाँ, तो आज वर्ल्ड के अंदर लोग हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारी ऑनेस्टी की वजह से, हमारी सिंसियरिटी की वजह से, हमारे और- स्ट्रॉन्ग एथिक्स के वजह से। बिल्कुल। और वो हम पे बिलीव करते हैं। देखिए, हाँ, रशिया ने हमको जरूर हेल्प की थी 1971 वार में, और जो हम भूले नहीं। हाँ, जब यूएस की 7th फ्लीट आ गई थी, तो नेचुरली हमारे लिए बड़ा खतरा हो गया था, क्योंकि उसने जाना था बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके चिटागोंग पोर्ट की तरफ। तो बीच में रशियन सबमरीन वो पहले से तैनात थी, वो सी के ऊपर आ गई, और जैसे वो आए तो यूएस भाग गया। और साथ में ब्रिटेन की जो वारशिप्स हैं वो आ रहे थे कराची पोर्ट पे, वो भी भाग गए। तो रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, हमारे साथ लड़ा नहीं लेकिन खड़ा रहा है। तो आज हम रशिया के साथ खड़े हैं। तो रशिया इसलिए इंडिया की भी इज्जत करता है, और हम रशिया की इज्जत करते हैं। राइट राइट। हम भी रशिया के साथ खड़े रहते हैं जहां पे भी पॉसिबल। बिल्कुल। सर, आपको टोटल 38 ईयर्स हो गए हैं, लाइक रॉ के सर्विस में आपको 38 ईयर्स आपने बिता दिए। तो आपने काफी क्लोज तरीके से देखा होगा कि रॉ में काम कैसे होता है, किस तरीके से सीक्रेट मिशंस को अंजाम दिया जाता है। तो क्या आप एक थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ कि किस तरीके से काम होता है रॉ में? देखिए, रॉ में जो काम होता है, एक आदमी काम करता है तो उसको दूसरे हाथ का नहीं पता होता दूसरा हाथ कहाँ है। वो ये नहीं है कि एक टीम तो होती है, लेकिन किसी को अलग अलग तरीके से काम दिए जाते हैं। ओके। और एक आदमी दूसरे से डिस्कस नहीं करेगा कि क्या काम है मुझे, और शायद कई बार ऑपरेशन हो भी जाता है तो किसी को पता ही नहीं चलता कि उस ऑपरेशन के वो पार्ट है। ओहो। तो बड़ा सीक्रेटली काम होता है, और लोग कोई जानना भी नहीं चाहते, एक दूसरे से पूछते भी नहीं है कि तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे थे, कुछ है। लेकिन कई बार होता है कि जब बाहर में बैठे होते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं, हाँ यार वो काम हुआ था, बड़ी पुरानी बातें हैं। हाँ। बट अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। ओके। तो मतलब मिशन को बनाया ही ऐसा जाता है, उसको ऐसे पीसेस में बांटा जाता है एग्जीक्यूट करते समय, कि ए ने बी को कुछ काम करने बोला, बी ने सी को कुछ बोला,
सी ने डी को बोला और डी को नहीं मालूम कि ए ने क्या बोला था बी को। हाँ बिल्कुल। देखिए एक बार क्या था कि मैं कहीं फॉरेन में था, हाँ तो मेरे बॉस ने कहा भी आप मुझे फॉलो करो, हाँ और होटल में जब मैं चला जाऊँ तो उसके बाद आप चले जाना। हाँ। मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे पास काम है, आप दूसरे को कहो हम्म, जिसको आपने डिप्यूट किया हुआ है। वो कहते नहीं यार आप चलो, हाँ छोड़ो जो भी काम कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। हाँ तो मैं चला गया, हाँ। तो उनको मैं फॉलो किया, उनके हाथ में एक बैग था, फॉलो किया, वो होटल में चले गए, मैं वापस आ गया। और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि होटल में किससे मिलने गए, नीड टू नो की बात है, कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद कोई बात हुई ऐसे कैजुअली, तो चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा सर वो आप तो उससे मिलने गए थे। कहते यार तुम्हें कैसे पता, तुम्हें तो मैंने बताया नहीं। मैंने कहा सर मेरी जजमेंट है क्योंकि ये काम हुआ ना तो आप उसी चक्कर में गए होंगे। तो उनको एस्कॉर्ट इसलिए करना था कि उनकी बैग में पैसे थे और उनको सेफ रहे कि मेरे पीछे कोई है। अच्छा। तो क्या होता है कैजुअली हम बात कर लेते हैं, हाँ। लेकिन बट अदरवाइज की ऑपरेशनल बातें कोई डिस्कस नहीं होती। ओके, राइट राइट राइट। सो इस वजह से आई थिंक लीक भी नहीं होता है। हाँ लीक भी नहीं होते। और सर एक मूवी भी देखा था, हाँ। इसी मुद्दे में ना, एक मूवी भी मैंने देखा था जिसमें मिडिल ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो उसमें ये CIA के तरफ से हुआ था कि CIA की एक एजेंट, तो एक फीमेल होती है, उससे कुछ काम करवाते हैं, बोलते कि बॉर्डर पास ना ये माल मसाला तुम्हें डिलीवर करके आना है। तो वो काम करके आती है और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि उसके नेक्स्ट डे ना वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाजू में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर बाद में वो उधर बैठती है, टीवी में न्यूज़ देखती है और कनेक्ट करती है, तो समझती है यार जो मैंने पार्सल डिलीवर किया था उसकी वजह से धमाका हुआ। देखिए एक बार मैं ऐसा था कि मेरे को काम दिया गया कि भाई एक पैकेट है आपने डिलीवर करना, और ये आदमी की फोटो है, हाँ और फलानी जगह आपने जाना है, हाँ। आउट ऑफ द सिटी, सबब के अंदर जाना है। तो गए और समझ तो आ गया हाँ कि कोई मिल्टन टाइप का आदमी है, हाँ। फोटो भी दिखाई उसकी, लेकिन मैंने पूछा नहीं। फिर एक ने मेरे से कहा, जो मेरे साथ ड्राइवर था, कि सर कुछ आपने सामान ले लिया, वेपन ले लिया। हाँ मैंने कहा नहीं। हाँ कहते क्यों? मैंने कहा क्या जरूरत है, मुझे तो कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, हाँ मुझे सामान दे रहा, मैं देखे आ जाऊंगा, हाँ और अगर कोई खतरा होता तो मुझे आगाह करते वो। हाँ। मैं गया वहां पे और मैंने कहा भाई अगर वो आदमी होगा उसको मेरे से डर लगेगा, उसको भी बताया होगा कि तुम रॉ से मिलने जा रहे हो, रॉ के ऑफिसर से मिलने जा रहे हो। तो वो गाड़ी में बैठा था, रेस्टोरेंट के अंदर गया तो वो आदमी पहुंचा, और वो देखा जाए तो एक तरीके से हाँफ रहा था तो कोई मिल्टन, लेकिन हाँफ रहा था मेरे को देख कर। और बैठे, हमने चाय कॉफ़ी पी, उसके बाद उसको पैकेट दे दिया, बैग पड़ा था, बैग तो वो उठा के ले गया, मैंने बैग छोड़ दिया। तो कोई ऐसा नहीं कि मैंने हैंड ओवर किया, तो उसके बाद आ गए, मिशन पूरा हो गया। तो ना मुझे जानने की जरूरत थी कि ये बैग क्यों दिया है, और ना मैंने उससे पूछा, और ना मैंने अपने बॉस से पूछा। तो काम ऐसे ही चलता है ना, नीड टू नो, मुझे क्या जरूरत है पूछने की, सर क्या हुआ, कितने पैसे थे, क्या हुआ फलाना, तो कोई जरूरत नहीं थी। तो काम करने का तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो भी नहीं सकता है जी बिल्कुल, क्योंकि अगर लीक होने लग गया तो फिर तो देखिए दुश्मन तक खबर जल्दी पहुंच जाएगी। कि अगर मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के ऐसे ही बैठा रहूं, हाँ, तो मैं खुद परेशान होऊंगा। राइट राइट राइट। मुझे क्या जरूरत है परेशान होने की। और इंसान पैनिक भी होगा, वो अलग बात है। पैनिक हो सकता है, सब कुछ है, और ना फैमिली वालों को पता होता है कि क्या जा रहे हैं, कुछ है। राइट राइट। और जो हमारे बॉस हैं वो नेचुरली ट्रैक तो कर ही रहे होते, कोई प्रॉब्लम ना हो, और प्रॉब्लम होती, डिफिकल्टी होती तो पहले बता देते। तो काम इस तरीके से चलता है। बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में की हैं, लेकिन जानने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन बाद में हम जब किसी चीज़ें सोचते हैं कि यहाँ पे ये हुआ या ये हुआ, तो उसमें जरूर अपने आप को लिंक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सफ़र भी किया, बड़ी हार्ड लाइफ देखी है, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने एंजॉय भी किया। दोनों बातें, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द गेम। राइट। तो सर आपके 38 इयर्स इन रॉ के करियर में आप फॉरेन कंट्रीज भी गए हो जी, तो आप थोड़े होस्टाइल कंट्रीज भी गए होगे जी, राइट। तो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आपको लगा आपकी लाइफ रिस्क में है? ईरान में जरूर लगा था, वो भी हमारे जो उस टाइम पे एम्बेसडर थे हमीद अंसारी, उनकी वजह से। ओके। क्योंकि हमारे कुछ लोग किडनैप भी हुए थे, लेकिन देखा जाए तो सेफ आ गए, प्रिकॉशन ली वहाँ पे। जब पता चला कि हम एक्सपोज हो गए हैं तो थोड़ी प्रिकॉशन ली, क्योंकि हर एक कंट्री के लोग पाकिस्तान के टाइप नहीं होते कि आपको यहाँ पे मार देंगे, गोली मार देंगे, उठा लेंगे, फैमिली के साथ मिसबिहेव करेंगे। ईरान के लोग बड़े कल्चर लोग हैं, और शायद उन्होंने भी देखा होगा कि हम उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लुक आफ्टर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन जहाँ तक प्रॉब्लम थी तो फैमिली के साथ जाते थे, और ये पता था कि फैमिली के साथ वो कुछ नहीं करेंगे, हमको हार्म नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, तो उसी हिसाब से चलते थे और अवॉइड करते थे निकलना।
तो प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, जैसे जिस कंट्री का जो सिचुएशन, जो कंडीशन हो वहाँ पे, हम्म, और हर एक कंट्री का अलग अलग इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, अलग अलग सिस्टम होता है वहाँ पे ऑपरेट करने का, तो उसको फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो आपके घर में भी घुस जाएंगे, आपकी औरतों से बदतमीजी भी करेंगे, लेकिन बाकी किसी कंट्री में कोई भी ऐसी बदतमीजी नहीं करता, इस तरीके से बिहेव नहीं करता। बाकी प्रिकॉशन लीजिएगा जो आपको उनकी कंट्री का जो सिस्टम लगता है, और इस तरीके से जिंदगी बीत जाती है। टेंशन लेने से या परेशान होने से कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल ना बिल्कुल। ली मैंने टेंशन, ना परेशान हुआ, हाँ कुछ महीने जल्दी आ गया वहां से। सो वहां पर सर ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए जिसमें आपको ऐसा लगा कि थोड़ा सा टारगेटेड फील हुआ? नहीं, टारगेटेड तो फील हुआ, शुरू में गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ जब एक्सपोज हो गए हाँ तो जरूर लगा ऐसा, हाँ, लेकिन कोई हरासमेंट नहीं हुई। मैं कहूँ कि मेरी फैमिली को हरास किया हो या हाँ। मुझे हरास किया हो। जैसे मेरी लड़की आती थी स्कूल से, हाँ। छोटी लड़की थी, 4-5 साल की थी, तो वहाँ पे हमारा 3rd फ्लोर पे घर था, तो बेल पे उसका घर नहीं पहुँचता था। जैसे वाइफ थी नहीं, कभी घूमने चली, बिजनेस शॉपिंग करने चली गई, तो सामने एक ऑफिस था जहाँ पे लेडीज़ बैठी होती थी, वो हमारी लड़की को ले जाते थे अपने ऑफिस में और खाना खिलाते थे। जब वाइफ आती तो छोड़ जाते थे। तो कोई ऐसी हरासमेंट नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, ना डर लगा। और कभी जा रहे होते थे मार्केट में, कोई गाड़ी रुक जाती थी तो समझते थे फॉरनर कि आपको छोड़ दें, तो हमने कहा नो, हम स्टॉल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बड़ी इज्जत से बात करते थे। तो तो ऐसे ये आपके प्रिकॉशंस थे, मतलब अपने आप को सेफ लेकिन रखने ये के? था ना कि पता था फैमिली के साथ ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका प्रोसीजर नहीं है। ओके ओके। पाकिस्तान के अंदर तो आपके घर में घुस के मार जाते हैं, बदतमीज लोग हैं। ओके। सो बेगैरत वहाँ लोग पे हैं। मतलब इंटेलिजेंस के भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं एजेंसीज के, ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। राइट, हम कोई वहाँ पे बम ब्लास्ट तो कर नहीं रहे, बिल्कुल। और वो भी चीज़ समझते हैं। हाँ। लेकिन साथ में अगर आप एक्सपोज हो गए तो प्रिकॉशन लेनी चाहिए। रूट भी चेंज करते थे, कभी टैक्सी में चले जाते थे, कभी किसी और के थ्रू चले जाते थे, तो थोड़ी सी प्रिकॉशन ली। बाकी कभी जैसे हमारे साथ कुलीग्स आ रहे हैं तो कुछ नहीं होता था। अम्मी के लोग भी होते थे एम्बेसी के अंदर, तो उनके साथ भी था, मिलना जुलना था। जो ईरानियंस थे ना, हाँ। वो उनका हमने ट्रेंड देखा कि कैसे किसी पे अटैक करते हैं। अगर किसी को गाड़ी मार गए हाँ। तो आप कुछ नहीं कह सकते कि ओके। एक्सीडेंट हो गया। ओके। तो जैसे मैं गाड़ियों के पास से निकलता था, गाड़ियां साथ में खड़ी होती थी, हाँ। तो कोई अगर पीछे से गाड़ी की आवाज आती थी, कान मेरे पीछे होते थे, हाँ। तो मैं गाड़ियों के साइड पे हो जाता था, ओके। ताकि बाई चांस कोई मेरे पे अटैक ना हो। अगर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ हाँ। तो केयरफुल रहता था। ओके। सिर्फ यही सो बात। ट्रेंड्स आपने स्टडी फिर किया? हाँ, फिर सीधी बात patterns है कि मैंने वगैरह अपनी भी? वाइफ को नंबर दे दिए थे कुछ। हाँ। उनको ये नहीं बताया कि मुझे धमकी है या हाँ। थ्रेट है कि हाँ। डिस्टर्ब ना हो। उनको दे दिए पॉलिटिशियंस के नंबर। मैंने कहा अगर कोई बाई चांस प्रॉब्लम हो जाए हाँ। तो ये पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी का नंबर है, या फलाने का नंबर, और ये हाँ। कुछ जर्नलिस्ट है उनका नंबर है, ताकि इमीडिएटली बात मीडिया में आ जाए। एग्जैक्टली। और मैं कहा भी था अपने दोस्त को, मैंने कहा अगर पकड़े गए ना हाँ। तो मैं 6 घंटे के अंदर बाहर आ जाऊंगा, हाँ। क्योंकि मेरे अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े अच्छे लिंक थे। हाँ। तो यही चीजें हैं सारी। सर, रॉ के सबसे बड़े अचीवमेंट्स क्या रहे हैं आपके टेन्योर में? लाइक आपके हिसाब देखिए, से सबसे काबिले तारीफ देखिए, मैं achievements? मेरे टेन्योर में हो ना हो, सबसे बड़ा जो बड़ा अचीवमेंट था कि हमने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया। ओके। और ये हुआ 71 में। मैंने 72 में ज्वाइन किया था। इसके लिए मैं जो सबसे बड़ी अचीवमेंट का जो क्रेडिट दूंगा वो दूंगा मिसेस इंदिरा गांधी को, सेकंड रॉ के चीफ को। बाकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबका काम था। बट जो सारी जो आप किसी भी ऑपरेशन के अंदर जो अप्रूवल दी जाती है पीएम के द्वारा दी जाती है। राइट। मिसेस गांधी का विजन था, हाँ। जो उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए परमिशन दी, हाँ। और जो प्लानिंग थी वो थी आर एंड काउ। इंटेलिजेंस। और उस टाइम पे जो आर्मी के चीफ थे हम्म। वो रॉ के चीफ से रेगुलरली शाम को मिलते थे, डिस्कस करते थे, बड़े पीसफुल तरीके से काम होता था। तो क्रेडिट तो मैं मिसेस इंदिरा गांधी को दूंगा, प्राइम मिनिस्टर थी। और अगर आप सेकंड बात करें, वो था मर्जर ऑफ सिक्किम विद इंडिया, 1974 में हुआ था। और उसके अंदर जो सारी प्लानिंग थी वो थी रॉ की, और शायद हमने कुछ लाख रुपए खर्च किए होंगे सिक्किम को मर्ज करने के लिए, क्योंकि सिक्किम हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था। अमेरिका के इन्फ्लुएंस आ चुका था वहाँ पे। जो सिक्किम के चोग्याल थे, उनकी वाइफ थी मिसेस हुक्स, वो अमेरिका के CIA की एजेंट थी। और जब ये खबर मिसेस इंदिरा गांधी को दी गई रॉ चीफ के द्वारा, तो मिसेस इंदिरा गांधी ने कहा कि आपका क्या अरेंजमेंट है? उन्होंने कहा जी अरेंजमेंट है, तैयारी हो चुकी है। और उसके बाद हमारे कुछ और भी ऑपरेशन थे, लेकिन उस टाइम पे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस शुरू हो गई, जयप्रकाश नारायण को लेकर के CIA का हाथ था पीछे। तो वो सारे के सारे ऑपरेशंस धराशायी रह गए या हुए नहीं। फिर अगर आप तीसरी बात की, अमेरिका चाहता था एक बेस बनाना श्रीलंका के अंदर। अगर अमेरिका की बेस इंडिया के नेबरहुड में बनती तो इंडिया के लिए धमकी थी, इंडिया के लिए थ्रेट था, और लेवरेज करता यूएस। मिसेस गांधी ने उस टाइम पे रॉ के चीफ को परमिशन दे दी, और वहां पे LTD खड़ी कर दी ट्रिंकोमाली पे, जिसकी वजह से अमेरिका अपनी बेस नहीं बना सका। हाँ। वो तो
हमारे यहाँ पे कोई गधे भी बैठे हुए हैं, राजीव गांधी जैसे, जिन्होंने एलटीटी को ख़त्म कर दिया, अदरवाइज हमारे लिए एक असेट था। और चौथा अगर आप कहें तो सियाचिन पे कब्जा। एक हमारे ऑफिसर थे लंदन के अंदर, उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी यहाँ पे बड़े वार्म क्लोथिंग्स खरीद रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई क्यों इतने वार्म क्लोथिंग्स की क्या ज़रूरत है। तो उसकी असेसमेंट की गई कि ये तो सियाचिन के लिए है। जब ये खबर हमने आर्मी को दी, उससे पहले हम रेकी करवा चुके थे वहाँ की, तो आर्मी को डायरेक्शन दे दी कि उसको टेक ओवर कर लो, तो आर्मी ने वो टेक ओवर कर लिया। उत्तराखंड से गए थे लोग ये, जो सोल्जर्स थे, क्योंकि उस टाइम पे हिल के एरिया के यही लोग थे काफ़ी हमारे पास। उन्होंने कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान ने उसके बाद हटाने की कोशिश की। जनरल मुशर्रफ उस टाइम पे स्कार्डू के चीफ थे, लेकिन वो हटा नहीं पाए, और आज तक हम वहाँ बैठे हैं कंट्रोल करके। तो एक ये जो मेजर अचीवमेंट थी ये थी रॉ की। लेकिन सारे काम जो होते हैं वो मिलके होते हैं, आप एक को क्रेडिट नहीं दे सकते। रॉ को दें, आर्मी को दें, एयरफोर्स को दें, नेवी को दें, सब मिलके काम करते हैं। और तभी हम टीम वर्क है, तभी हम सक्सेस होते हैं। और साथ में जब तक पॉलिटिकल विल ना हो, अगर आज हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है किसी चीज़ के ऊपर, तो पीएम की अप्रूवल है, पीएम वो देते हैं। और यही अजीत डोभाल है जो आईबी के चीफ थे, कुछ कर नहीं पाए, कुछ क्रेडिट तो नहीं है उनका। आज वही सब कुछ अचीव कर रहे हैं, इसलिए कि पीएम मोदी का हाथ है, पीएम मोदी की डायरेक्शन है, पीएम मोदी की पावर है, पीएम मोदी उनको अप्रूवल्स देते हैं। राइट, इसीलिए उनको क्रेडिट जाता है, चाहे राम मंदिर लगा लीजिए, चाहे कोई और लगा लीजिए। राइट राइट राइट। सो सर, जैसे ऑडियंस को एक बार एक समझा सकते हो कि रॉ और आईबी में डिफरेंस क्या है? देखिए, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप आज डिफरेंस करना चाहें आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर, एक सी में जाती है, एक लैंड पे जाती है, एक एयरफोर्स पे, एक स्काई में जाती है। राइट। रॉ जो है एक्सटर्नल देखता है कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है बाहर से, या जो हमें थ्रेट बाहर से आता है। आईबी इंटरनल देखता है। आईबी के पास जो पॉलिटिशियन है उनके भी वाच रखनी पड़ती है, यहाँ पे जो उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रॉ जो थ्रेट देखता है बाहर से, अगर कोई बाहर से थ्रेट तो नहीं आ रहा। अगर आज यहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए हैं राम मंदिर के पास, खालिस्तानी, तो मुझे लगता है वो खबर रॉ ने दी होगी बाहर से, और तभी उसके ऊपर काम किया गया। तो एक्चुअली क्या था कि इंदिरा गांधी का विजन था रॉ क्रिएट करने का। मैं तभी उनकी तारीफ करता हूँ। लोग कहें जी डिक्टेटर थी, फलाना था, मैं कुछ नहीं मानता। इंदिरा गांधी ने जो काम किया रॉ के लिए, कंट्री के लिए, किसी ने नहीं किया। उन्होंने 21 सितंबर 1968 के अंदर रॉ बनाई, आर.एन. काओ को इसका चीफ बनाया, और आर.एन. काओ के विजन 600 आदमियों से हमने बांग्लादेश को तोड़ दिया। जब आर्मी की चीफ को बुलाया गया यहाँ पे कि भाई हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, तो जनरल मानिक शाह ने कहा कि हम तो रेडी नहीं है, हमारी जो आर्मी है वो डिफेंसिव पर्पस के लिए है, हमें तैयारी करनी होगी। तो मिसेस गांधी ने कहा कितना टाइम? उन्होंने कहा 1 साल। उनका ठीक है, जो सामान खरीदना खरीदो, सामान तो रशिया से आना था। तो तब तैयारी की गई, और रॉ ने सारा प्लान तैयार किया था। और उसके बाद डिस्कस होता था रॉ के चीफ के साथ जनरल मानिक शाह का। शाम को चाय पीते थे हर एक इवनिंग के अंदर, कोई हड़बड़ी नहीं बची हुई थी। और जो आर्मी को रिक्वायरमेंट थी वो पूछ ली कि आपको क्या चाहिए, कहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो प्रोवाइड की गई। नेवी से पूछ लिया गया, उन्होंने कहा जी कराची पोर्ट के अंदर सारी फोटोग्राफ्स दे दो, तो वो रॉ ने प्रोवाइड की। और इसी तरीके से सारा काम हो। अगर आप आज बालाकोट की बात करें, स्ट्राइक तभी हुई ना कि वहाँ पे एयरफोर्स क्या करती जा करके, एयरफोर्स को तो पता ही नहीं था कि स्टेशन कहाँ पे है। तो इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ पे किसके कैंप्स हैं वो रॉ ने दी। और 3 मेजर कैंप्स चुने गए, एक था पीओके के अंदर, तो एक कोई नल्ला जगह है। तो पीएम मोदी ने कहा जी मुझे पीओके में नहीं करना, मुझे पाकिस्तान में करना है, क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन है। तो एक मिला उनको पंजाब के अंदर, पंजाब प्रोविंस के अंदर, लेकिन उसके पास एक मस्जिद थी, साथ में एक सिनेमा घर था। तो पीएम मोदी ने कहा मुझे सिविलियंस को नहीं मारना, तो उसी लिए बालाकोट चुना गया। और बालाकोट पर स्ट्राइक हुई, बालाकोट के अंदर रिक्रूटमेंट भी हो रही थी, नया कैंप स्टार्ट हो रहा था। तो उस टाइम पे था कि यहाँ पे 300 मिलिटेंट होंगे, अटैक किया गया। बाकी आप जानते हैं सारा कुछ क्या हुआ। तो इसी तरीके से काम किया जाता है। सो सर, अभी जैसे कुछ टाइम पहले और अभी तक वो चल रहा है, लाइक एक बहुत ही बड़ा नेशनल मुद्दा एक है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ का। काफ़ी सारे लोग मीडिया में तरह तरह की खबरें हो रही है, हर साइड से चल रही है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि सुसाइड केस था, मीडिया और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से यही स्टैंड रख रही है। बट देन कहीं पर काफ़ी सारे लोग ये बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग इसको लेकर एक मूवमेंट भी चालू कर दी है, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, कि एक्चुअली में मर्डर था। तो आपका इस पर क्या एनालिसिस है? बिकॉज आपने ऐसे केसेस बहुत देखे रहेंगे। केसेस भी देखे हैं, फिर जो ट्रेंड था उसके हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया था। इसके कुछ लोगों ने कहा जी मैं जबकि इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा था। फिर मेरी एक कज़न का फ़ोन आया ऑस्ट्रिया से
कि भाई साहब आप इस पे तो कुछ काम करिए। हम्म तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी कुछ, तो मैंने वीडियो बनाया कि सुशांत सिंह राजपूत का ने सुसाइड नहीं किया, इसका मर्डर है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई एजेंसीज काम करती हैं हम्म तो बड़े तरीके से काम करती हैं, सारे विटनेसेस को एलिमिनेट करती हैं। हम्म सुशांत सिंह को मारने के पीछे नेचुरली बात है कुछ बॉलीवुड के लोग भी थे और कुछ उनकी अंडरवर्ल्ड के लोग थे, और साथ में इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी कुछ पॉलिटिशियन थे, क्योंकि बगैर पॉलिटिशियन के कॉन्स्पिरेसी के साथ या मिलावट के साथ ऐसे ऑपरेशन नहीं होते। अगर दाऊद एक क्रिमिनल था तो दाऊद डॉन कैसे बना? क्योंकि उसको पॉलिटिकल सपोर्ट थी। तो इसी तरीके से जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को एलिमिनेट किया गया, बहुत सी बातें बाद में भी आई कि वो अगर पलंग पे खड़ा है तो कैसे पंखे से लटक जाएगा, वो चीज़ें अलग है। लेकिन क्या और था, बहुत सारे स्ट्रिंग्स ऑफ डेथ हुए। हाँ, मतलब एक 20 के बाद लोगों एक को मारा गया, 20 लोगों को मारा गया। हो। और क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ऐसी थी, हाँ। अंडरवर्ल्ड एक्टिव था यहाँ पे, और एक विटनेस को मिटाने के लिए दूसरी विटनेस को मार दिया, ऐसी काम चलता है। एक गलती छुपाने के लिए और गलतियां करनी पड़ती हैं। तो इसमें क्या था कि मैं कोई स्पॉट पे नहीं गया। आप देखिए वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज वो निकाल दी गई, एकदम इसको कह दिया गया जैसे हुआ कि ये सुसाइड है विदाउट वेरिफिकेशन, और किस तरीके से उसका पोस्टमार्टम किया गया। तो सारी की सारी बातें ये क्लियर बात है कि यहाँ पे इसका मर्डर हुआ, और मर्डर इस तरीके से हुआ कि जैसे इसको एक प्लान तरीके से मारा गया, प्रोफेशनल ने मारा। और प्रोफेशनल कौन मारेगा? अंडरवर्ल्ड। आप देखिए जब सुनंदा पुष्कर की डेथ हुई, मैंने उस पर वीडियो बनाया। उस टाइम पे जो यहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं उनके घर की जब रिपेयर की जाती है तो रिपेयर तब की जाती है, जैसे शशि थरूर की बात है, जब वो पार्लियामेंट का हाउस ना हो, सेशन में ना हो। लेकिन वहाँ पे तब भी रिपेयर की जा रही थी जब शशि थरूर दिल्ली के अंदर आ गए थे और लीला होटल में ठहरे थे। उनकी वाइफ और वो अलग अलग कमरे में बैठे हुए थे, अलग अलग कमरों में ठहरे थे, और ये एक मीटिंग अटेंड करने चले गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और पीछे से इसका मर्डर हो गया। जबकि 3:30 बजे तक उसको वहाँ देखा गया, बात कर रही थी। उसके बाद सारे सीसीटीवी कैमरास की जो इमेजेस थी वो निकाल दी गई, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस का रूल था। और जिसके पास भी मोबाइल थे वो भी सारे डिलीट कर दिया गया, सब कुछ डिलीट हो गया। और इसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जब केस किया, क्योंकि शशि थरूर पे आप हाथ नहीं लगा सकते, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ थे नहीं। तो जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी जब कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, जिस डॉक्टर ने इनका पोस्टमार्टम किया था उन्होंने कहा जी मेरे पास 2 मिनिस्टर्स के यहाँ पे प्रेशर था। एक थे हेल्थ मिनिस्टर जो आपके कश्मीर के थे, और दूसरे शशि थरूर। तो मुझे जो कहा मुझे कहना पड़ा, लेकिन कोर्ट ने सुन लिया, लेकिन कोर्ट कर कुछ नहीं पाया, क्योंकि कोर्ट को चाहिए एविडेंस। आपके स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। और जो आदमी उस पे फ्लोर पे पोस्टेड था, जो एक नॉर्मल आदमी होगा, वो मिसिंग रहा। और दूसरी बात है, इसमें पाकिस्तान के आईएसआई का कैसे हाथ आ जाता है? क्योंकि शशि थरूर एक लड़की से शादी करना चाहते थे, मेहर तरार, जो एक जर्नलिस्ट है और आईएसआई की एजेंट है। ओके। और वो उनको प्लांट करना चाहती थी इनके घर पे। और अगर एक मिनिस्टर या एक्स मिनिस्टर के पास एक आईएसआई के एजेंट बैठ जाए तो आपको सारी पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती। और हमारे जो इस टाइप के मिनिस्टर्स हैं वो देश की सुरक्षा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके अपने पर्सनल एजेंडा वो इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर कोई ना एविडेंस है, सारी एविडेंस मिटा दी गई। और अगर पुलिस ने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो क्यों मिटाई? रहने देते। सीबीआई को केस भी दे दिया गया था, लेकिन जब सीबीआई को केस अनाउंस हुआ तो सीबीआई के लोग जब आए भी थे तभी भी उनको काफी टाइम तक रुका के रखा था, क्वारंटीन करा रहे थे, राइट? क्योंकि वो शायद से एविडेंस डिस्ट्रक्शन। तो सीबीआई के ऊपर से तो कोई लेगी नहीं। हाँ, वो उसके पास जो वहां पे प्रेजेंट है उसी के ऊपर काम करेगी। राइट। तो एक ये मिस्ट्री रह गई। मतलब जो लोग, आप देखिए एक नाम आया था एक खत्री का, इम्तियाज खत्री का नाम आया था, राइट। लेकिन आप इन लोगों को पकड़ नहीं सकते। इन पे केस आप परेशान कर सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, लेकिन आप इनको खिलाफ केस रजिस्टर नहीं कर सकते। हाँ। सो मतलब वही है सर कि एविडेंसेस के बेसिस पे सारा काम होता है, और एविडेंस डिस्ट्रॉय करना सबसे बेस्ट डिफेंस है। और ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि मतलब छोटे मोटे गुंडों को अगर पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है तो फिर वो डॉन बन जाते हैं। यूपी में डॉन थे, हाँ, और जब योगी गवर्नमेंट रहे तो सारे के सारे डॉन मिट गए, हाँ, खत्म हो गए, राइट, भाग गए वहां से। सो काइंड ऑफ लाइक अगर स्टेट मिलके काम करेगी या मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल बेसिस पे काम करेगी गुंडों के साथ किसी तरीके से, तो उससे देश का नुकसान हो रहा है, बट देन वो एक सिस्टम पूरा बन जाता है जिसमें कि म्यूचुअल बेनिफिशियल हो जाता है। बट देन अगर स्टेट अगेंस्ट काम करेगी तो फिर डॉन्स भी 2 मिनट लगते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है कि आप डॉन काफी टाइम तक है किसी स्टेट में, तो वो एक सवाल पूछना चाहिए
देश के लोगों को, उस मतलब स्टेट के लोगों को कि आखिर इतने टाइम से क्यों है ये डॉन। तो यूपी में थे ना इतने साल हाँ। तक। अब देखिए ना, दाऊद कैसे बना, स्मगलर था दाऊद। राइट। अब पैसे लेने के चक्कर में लोग इससे मिल गए हाँ। और उसको डॉन बना दिया, उसको पावर दे दी, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे दी, तो डॉन बन गया। बॉम्ब ब्लास्ट करा दिए, इसके लिए पैसे लिए गए और एविडेंस है कि पैसे दिए गए। लेकिन उसके बाद वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वोरा कमेटी को बिठाया उस टाइम पे। आपके नरसिम्हा राव यहाँ पे शायद हमारे पीएम थे, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर जो नाम दिए थे वो एनक्लोजर में थे, वो किसी बड़े कांग्रेस लीडर के कहने पे निकाल दिए गए। अदरवाइज ये सब बाहर होते। फिर दाऊद इंडिया भी आना चाहते थे, लेकिन उनको आने नहीं दिया। उसको एलिमिनेट करने की बात भी थी, लेकिन उसके ऊपर भी आईबी के लोगों ने अजीत डोवाल का जो प्लान था उसको एक्सपोज कर दिया और दाऊद इंडिया आ नहीं सका। राइट। अभी खबर आ रही थी कि दाऊद मर गया, लेकिन अभी जिंदा है और कराची में है। मर जाएगा, उसकी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम में। इंडिया के लिए कोई डेंजर नहीं है दाऊद से। राइट राइट। सो सर, ये मतलब ये एक मुद्दा ये भी बताता है कि मीडिया में जो अक्सर चलता रहता है और जो ग्राउंड रियलिटी वो बहुत अलग होती है। तो देखिए एक बार क्या हुआ कि एक बार एक कोई डॉन का साथी था, वो इंडिया में आया और दाऊद का, और दाऊद ने कहा कि मैं इसको भेज रहा हूँ, अगर इसको जस्टिस मिलेगा, मेरे को पीटा नहीं जाएगा। हाँ। और मेरे को जो मुंबई की जो जेल है, एक फेमस जेल है, वहाँ रखा जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे आया और उसके बाद आने के बाद उसको न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अरेस्ट कर दिया गया। अच्छी बात, पुलिस सीबीआई अरेस्ट करेगी। उसके बाद एक सीबीआई के चीफ थे पुराने, उन्होंने कहा जी हमने इनको लाए हैं। तो उस टाइम पे मैंने एक चिट्ठी लिखी पीएम को। मैंने कहा सीबीआई का चीफ कैसे लाएगा? क्या सीबीआई के दुबई में ऑफिस है? कोई ऑफिस तो रॉक है। ये क्रेडिट ले रहे हैं फ्री में। उस टाइम पे अखबार में भी छप गई थी बात। तो कोई लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। जो काम करेगा फॉरेन में वो रॉ करेगा। जैसे मैं लंदन में था तो वहाँ पे एक हमें पता चला कि किसी केस के अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हम इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में भेजी, तो सीबीआई की टीम आई, उनके साथ मिलकर हमने काम किया। तो क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कोई कर रहा है, रिपोर्ट कोई दे रहा है, तो हम उसके अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास और बड़े इश्यूज होते हैं देखने को। तो हम अपनी डेली बेस पे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है उस पर ध्यान देते हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो जिसका काम होगा, चाहे ईडी का होगा उसको देंगे, चाहे सीबीआई का होगा उसको देंगे। राइट राइट। तो सर वही कि मीडिया में एक बात चल रही है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ऐसा ही एक केस था हमारे आर्मी जनरल का, एक्स आर्मी जनरल बिपिन सिंह रावत जी का। तो उनके केस में भी मतलब ऐसे एक्सीडेंट बताया गया, जो ट्रेजेडी हुई थी एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि उसके पीछे कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो आपका इस पर क्या एनालिसिस है? देखिए मैं एक बार टीवी चैनल में बैठा हुआ था, बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, आर्मी के एक्सपर्ट थे, एयरफोर्स के एक्सपर्ट थे, डिफेंस के एक्सपर्ट थे। तो सबसे बात हुई, किसने कहा जी ये प्लेन को इन्होंने सैबोटाज करा दिया। हाँ। किसने कहा जी प्लेन में खराबी हो गई होगी। किसी ने कहा जी जो पायलट जा रहा था उसको वहाँ पे हिल्स दिखे नहीं, हाँ, इसलिए हो गया। तो जब मेरे से बात की, मैंने कहा जी ऐसा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है। तो उन्होंने एकदम मेरे से कैमरा हटा दिया कि पता नहीं क्या बोल देगा। तो कुछ देर के बाद जब कुछ नहीं मिला तो फिर मेरे पे आया दोबारा से कि आपने कॉन्स्पिरेसी कहा था, इंटरनल कॉन्स्पिरेसी है कि एक्सटर्नल? मैंने कहा एक्सटर्नल। हाँ। तो कहते हैं इसका मतलब इसके पीछे किसी का हाथ है? मैंने कहा बिल्कुल हाथ है। कहते कि पाकिस्तान का हाथ है? मैंने कहा पाकिस्तान नहीं, एक्चुअली सैटेलाइट को यूज़ किया गया और पाकिस्तान के पास तो सैटेलाइट है नहीं। तो कहते जी रशिया होगा। मैंने कहा रशिया अपना हेलीकॉप्टर क्यों ख़राब करेगा, वो अपनी इमेज क्यों ख़राब करेगा? तो रशिया से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। कहते अमेरिका, उस टाइम पे हमारे अमेरिका से बड़े अच्छे रिलेशन थे। मैंने कहा जी अमेरिका भी नहीं करेगा, वो तो हमें यूज़ कर रहा है कि इंडिया चाइना के सामने खड़ा हो, और हम चाइना के सामने खड़े हैं, तो वो भी नहीं है। तो कहता है फिर? मैंने कहा चाइना, क्योंकि चाइना से काम करता रहा। मैंने कहा देखिए एक बार मैं नॉर्थ ईस्ट पे जा रहा था, कुछ नहीं रहा था, छोटा हेलीकॉप्टर था ये, तो फिर भी आपका डबल इंजन का हेलीकॉप्टर, एक इंजन खराब होगा तो दूसरा काम करेगा। तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो मेरे बॉस साथ थे, तो मैंने कहा सर कहाँ मरवा दिया आपने? ये तो इसको बोलिए वापस चलो, हम आलू प्याज बांटने जा रहे थे अपने, जो फ्रंट में लोग बैठे होते हैं। तो उन्होंने पायलट से बात की, और पायलट एक बैनर्जी करके था, मुझे आज तक याद है। उनका बैनर्जी यार वो दिख नहीं रहा, क्या करोगे? कहते डोंट वरी, नीचे देखो, नीचे में पानी दिखा। कहता पानी पे जा रहा हूँ क्योंकि आई नो द रूट, कि नदी का रूट है वहाँ पे जाएगा। तो ठीक है, लैंड भी करके सब कुछ हो गया। तो तब मुझे समझ में आया कि पायलट को रास्ता पता होता है, जैसे मैं रास्ते का पता होता है, जिस पे रोज जाते हैं, वह गड्ढे होते हैं, हम जानते हैं। तो इसी तरीके से जो पायलट जाता है वो नॉन रास्ते पे जाएगा, कोई नया पायलट नहीं जाएगा। हाँ। और दूसरी बात है, एक इंजन खराब होगा तो दूसरा इंजन है,
फिर किसने कहा जी पहाड़ आ जाएगा, अरे पहाड़ आ जाएगा तो दूसरे रास्ते से चला जाएगा, ये हाइट पे चला जाएगा। तो ये कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने यही कहा, राइट। मैंने कहा सिंपल सी बात है कि इसको इन्होंने सैटेलाइट से इसको जैम किया, कोई एविडेंस भी नहीं मिलेगी, और वहाँ पे ये क्रैश हो गया, एकदम धुआं जनरेट हो गया और क्रैश हो गया। इसी तरीके से इन्होंने एक ताइवान के जनरल को चाइना ने मारा था, तो खैर मैंने अपना राइट, लॉजिक वो दे टाइम दिया। पे चाइना के साथ सिचुएशन भी थोड़ा गर्मा गर्मी का तो चल ये रहा था। चाइना ये काम कर सकता है, राइट। तो मेरी बात चाहे एक्सेप्ट हुई हो ना हो, लेकिन एक इसमें वैलिड रीजन थे, लेकिन इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला, क्योंकि मिलना भी नहीं था, एविडेंसेस तो एविडेंस छोड़ना ही नहीं है। तो जो ऐसे केस होते हैं उसमें एविडेंस नहीं मिलता। अब देखिए ना आपने, इवन इसराइल ने जो इनके IRGC के ईरान के जो मारे थे साइंटिस्ट, या उनके जो IRGC के चीफ को मारा था, तो सैटेलाइट के थ्रू मारा था। सो अब सर एक सवाल है कि जैसे अमेरिका में CIA है, इसराइल में मोसाद है, तो आपको अभी क्या लग रहा है कि अभी का जो रॉ है, हमारा करंट रॉ, क्या ये भी उनके लेवल पे जा रहा है? देखिए अगर इन टीम ऑपरेशन मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ, पहली बात तो आज मुझे लगता है कि CIA फेल हो चुकी है। ओके। ये निज्जर पे अटकी हुई है, हाँ। ये पन्नू पे अटकी हुई है, हाँ। इरेलीवेंट चीज़ों पे काम कर रही है। इनको यही नहीं पता कि निज्जर को कैसे मारा, हमने बात सुनी हुई है, टेलीकॉम हाँ। पे बिलीव करते हैं ये। हाँ। और रॉ का आप सक्सेस देख ही रहे हैं, हमारे अनिल कपूर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मोसाद अभी रिसेंटली फेल हुई है, एब्सोल्युटली। मोसाद रिसेंटली फेल जो भी आप देखोगे, भारत के दुश्मन अचानक से गायब हो रहे हैं। और मोसाद देखिए, अब जो इसराइल और हमास वार का स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे मोसाद फेल हो गई, फेलियर चलते रहते हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरी इस टाइम पे इंडिया के पास है। और होता क्या है कि हमारी एजेंसीज या हमारी आर्मी कब स्ट्रांग होती है? जब लीडरशिप स्ट्रांग होती है। विल पॉलिटिकल विल। इंदिरा गांधी जी तब हम स्ट्रांग थे। यस। सारा सारा वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ था, US पाकिस्तान के साथ था, ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ था, फ्रांस पाकिस्तान के साथ था, और 400 टैंक दे रहे थे ईरान और सऊदी अरबिया। फिर हमने मार दिया उनको। किससे मारा? सेकंड हैंड इक्विपमेंट से, जिसको सेकंड हैंड कहते हैं, रशियन इक्विपमेंट, उनसे पीटा। क्योंकि लड़ाई के अंदर एक आपका विजन होता है, एक आपकी प्लानिंग होती है, एक आपका एग्जीक्यूशन होता है। और प्लानिंग अगर फेल हो गई तो कुछ नहीं। अगर अलेक्जेंडर आया था यहाँ पे 30,000 सोल्जर लेकर के, तो 4 लाख की उसने ईरान की आर्मी, उस टाइम पे जो ईरान था उसकी आर्मी को पीट दिया। उस टाइम पे यही होते थे ना, आपके पास भाले और तलवारें होती थी। तो उसी तरीके से इंडिया लीडरशिप। राइट। तो सर इंदिरा गांधी जी के बारे में जैसे आप कह रहे हैं कि वो काफ़ी विजनरी लीडर थी, काफ़ी लोग बोलते डिक्टेटर की तरह थी, काफ़ी लोग बोलते हाइपर नेशनलिस्ट थी, काफ़ी मतलब लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस है। राइट। तो क्या रीज़न है कि मतलब आप इतना एडमायर करते हैं? एडमायर करता हूँ उनके अचीवमेंट्स को, एडमायर करता हूँ उनकी लीडरशिप को, एडमायर करता हूँ मेरे देश को स्ट्रांग किया, एडमायर करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और कंट्री के इंटरेस्ट में अपने दोस्त को छोड़ दिया। जो आपका सिक्किम का वो था चोग्याल, उसको मर्ज करा दिया। कहाँ इंदिरा गांधी ने देश को नुकसान किया? और अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ यहाँ पे एजिटेशन हुई, कौन था उसके अंदर? यहाँ पे जितने लोग थे सोशलिस्ट थे ना, इनका कंट्रीब्यूशन है। लालू यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है? मुलायम सिंह यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है? चंद्रशेखर, ये सबसे ज़्यादा करप्ट थे। और जो इनकी इसको लीड कर रहे थे, सिर्फ डाकुओं को सरेंडर कराया ना उन्होंने। जयप्रकाश नारायण, क्या काम था? क्या गलती की थी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को टुकड़े करके? बांग्लादेश के लोग यहाँ बैठे रहे, हमने इतना नुकसान झेला, तो थोड़े से प्राइजेस तो रेस होने थे चीज़ों के। सिक्किम को मर्जर कराया तो क्या था? तो लेकिन इंदिरा गांधी के साथ बात ये थी कि इंदिरा गांधी क्विक एक्शन लेती थी, और मोदी उसको अवॉइड करते हैं। शायद इंदिरा गांधी से बहुत कुछ सीखा है। जब यहाँ पे किसान की एजिटेशन चल रही थी, बहुत कुछ हुआ, तो मोदी ने गोली नहीं चलाई। और जब इन्होंने लाल किले पे अटैक किया, तो PM मोदी ने जानबूझ करके अपनी पुलिस के पास कोई बंदूक नहीं दी। बंदूक देते सब भाग देते कि चलो कोई बात नहीं, झंडे को हार दो तुम। अगर झंडा यहाँ पे गोली मारते तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज खराब होती, और हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता। PM मोदी उसको अवॉइड करते रहे, एक सेक्रीफाइस किया उन्होंने। राइट। सो मतलब PM मोदी जी भी इक्विवेलेंट है कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी के, लेकिन वो उनके मिस्टेक से सीख रहे हैं। इंदिरा गांधी जी, सॉरी, उनसे, बट वो उनके मिस्टेक से सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब एक थोड़ा सा मेलो इमेज बनाए, ना कि बहुत ज्यादा जो एक्सप्लोसिव हो जाए। दूसरे से सीखना चाहिए। राइट। और ये वो आदमी है, बट नेशनलिज्म वही है। नेशनलिज्म वही है। इस आदमी ने के पास क्या एक्सपीरियंस था? फॉरेन पॉलिसी का, डिफेंस का, इकोनॉमी का, सब में अचीव करके फिर जिस आदमी ने मंदिर बना दिया देश में,
राइट। देश को एक ऊंचाई पे पहुंचा दिया, तो उसकी क्यों नहीं पूजा करें? क्यों शंकराचार्य को पूछें क्या किया उन्होंने? मठ में बैठ करके सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और मोदी ने तो सामने आकर के सब कुछ खड़ा करके दिखा दिया, देश को खड़ा कर दिया, और आज सनातन धर्म के ऊपर हमारा देश खड़ा है, और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। ये उन्होंने सीढ़ी दे दी इंडिया को आगे बढ़ने की। So thank you so much, sir, for sharing all the wonderful insights. काफ़ी माइंड ब्लोइंग पर्सपेक्टिव्स मालूम पड़े हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स और बहुत सारे बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस जो कि लाइक दूसरे लोग मे बी लाइक मीडिया देखकर नहीं कर पाते, राइट? जो ग्राउंड लेवल के एनालिसिस है। मुझे बात करने की सीधी आदत है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। इंटरेस्ट है देश में, इंटरेस्ट है मेरी कंट्री में। जो देश का भला करेगा उसके साथ हम खड़े हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे मोदी हो। डेफिनेटली सर, और जो विजन आपने देखा है और जो विजन आपने बताया इंडिया का, और जो हमारे लीडर्स देख रहे हैं, किसी भी लीडर के साथ हमारे, मैं रहा हूँ कई जगह में, किसी भी लीडर से कोई जप्फी डालता था। आज जो बाइडन डाल दें जप्फी, एक कहता जी मोदी उसके गले पड़ जाते हैं। मैंने कहा मोदी नहीं पड़ता, वो उसके गले पड़ते हैं। उसका विजन देख करके, उसकी नॉलेज देख करके, उसकी रेपुटेशन देख के, उसका जो एडमायरेशन है या उसके अचीवमेंट, ग्लोबल ब्रांडिंग। जैसे मैंने कहा अर्जेंटीना में गए थे, 56 घंटे के अंदर उन्होंने 42 मीटिंग की थी, और हर एक अलग अलग आदमी से की थी। नाम आप देख लीजिए, आप पाकिस्तान के जो इमरान खान थे, एक आदमी से मीटिंग करते हैं, उसका नाम भी गलत ले लेते हैं। राहुल गांधी से देख लो, क्या राहुल गांधी को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि ये अगर आदमी इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वो आदमी है जो आलू से सोना उगा सकता है। So thank you so much, sir, for joining. माय प्लेजर।